मेडिकल साइंस कह रही है कि ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो ये ऑकल्ट है, प्लेसिबो रियल है। आप एक इंसान जिसको कोई ऐसी डिजीज हुई है ना, वो आधा तब मर जाता है जब उसको रिपोर्ट दिखाई जाती है। अगर कोई दुनिया में एक भी इंसान किसी बीमारी से खुद से ठीक हुआ है, हो सकता है मेडिकल साइंस वहां तक तरक्की नहीं कर पाई, लेकिन इंसान के पास वो मैनुअल है और वो मैनुअल उसके बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो हमारा जो हर एक सेल है 120 डेज में वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे हमारा स्किन सेल है वो 30 डेज में रिप्लेस हो जाता है, नया आ जाता है। अगर वो नया आ रहा है और किसी इंसान को कोई डिजीज है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो जो नया सेल आ रहा है वो तो हेल्दी सेल आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि इस बॉडी में बीमारी है। 15 मिनट वो पेट पकड़ के हंसता, 2 घंटे बिना दवाई के सोता, जो 36 पेन किलर लेता था। उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं डिप्रेशन। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो जो दिमाग में आता लिखते जाओ। कैथारसिस होगा, रेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर उस सबको लिखने के बाद एक लाइटर लो। अब आप कहोगे जब कर्म से ही मिलता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है? कर्म फिजिकल एक्शन भी है, कर्म मेंटल एक्शन भी है। एक गूगल कीजिएगा, 1 सेकंड में 3.8 मिलियन सेल्स आते हैं। 1 सेकंड में, 1 घंटे में करोड़ों सेल्स आते हैं, अरबों सेल्स आते हैं। हमारे जो इस टाइम 1 घंटे के जो नए सेल्स आए हैं ना, बड़े क्रांतिवीर आए हैं वो। हमने जो 1 घंटा गुजारा है, हमें पता नहीं है जिंदगी में कहां बाहर क्या हो रहा है। भैया धूप है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। क्यों? क्योंकि हमारी जो करंट स्टेट है, इसने हमारे नए सेल्स को प्रोग्राम किया। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कहते हैं भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को दिया था। हमारी चीजों में बहुत इंपैक्ट डालता है। हमारी 72,000 नाड़ियां चल रही हैं शरीर में, मेडिकल साइंस के पार सोच के अभी ये परे चीजें हैं। तो जब जो हमारी लेफ्ट नाड़ी है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, इड़ा नाड़ी। हमको कोई भी रिलैक्सेशन का काम करना है तब करना है जब ये एक्टिव हो। हमको कोई भी वीर रस की कविता गानी है तब करनी है जब ये एक्टिव हो। मैंने पहली बार जब इस टेक्निक को सुना था, मैंने इनको डॉक्टर जो डिस्पेंजा से, शायद आपने अपना अच्छा सा और कुछ डिजाइन किया हो, मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इसको मेंटल मूवी टेक्निक बोलते हैं। और उसमें इन्होंने लगभग 270 एविडेंसेस दे रखे हैं जहां पर इन्होंने लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस तक को ठीक किया है मेंटल मूवी टेक्निक्स। ग्राउंडिंग एक ऐसी टेक्निक है, अर्थिंग, जब आप उस अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो फ्री रेडिकल्स को प्रवाहित करती है। और ये नेचर जो हमको हील कर सकती है ना, ये दुनिया में इसीलिए जब कोई इंसान बीमार होता है, पहले सुना मूवीज में कहते थे इनका हवा पानी बदलो। इनको ऐसे ही जो आपने मैनिफेस्ट करना है उसके होने का भी एक प्रोसेस है, उसकी एक टाइमिंग होगी, जिसको हम संयोग बोल देते हैं। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब आपको मौन में मिलेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज हमारे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस्ड हम अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ को, उस सारे एस्पेक्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। और आज उसी के लिए हमारे शो में बहुत ही खास गेस्ट हैं जो कि वेलनेस जर्नी में काफी टाइम से हैं और बहुत टाइम से लोगों को सर्व कर रहे हैं अपने कंटेंट के जरिए, अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के जरिए। आज हमारे वो स्पेशल गेस्ट हैं अनुराग ऋषि। अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली मुझे जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट पॉडकास्ट की थी, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट आपसे मिलने की थी। ग्रेट। क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपका एक वो कनेक्शन होता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले शेयर कर रहे थे कि चैनल गया और कैसे, तो तब से मेरा मन था कि कभी ऐसा मौका मिले कि हम लोग मिलें, और आज का वो दिन होना था और ये पॉडकास्ट होना था। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बढ़िया और अच्छा आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाए। अमेजिंग, सो गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने आपका कंटेंट देखा है और आप जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हो, especially on wellness side, health side, I think it is really amazing. It is really amazing. Thank you so much. And I'm sure that is the reason कि आप consistently इतना grow भी कर रहे हो क्योंकि लोगों को actually help हो रही है। तो मैं भी यही चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक जो बहुत कॉमन सवाल है वो ये भी आता है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके क्या हम अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम इसके आसपास आज बात करें तो बहुत आई वुड लव टू। और एक्चुअल में मुझे लगता है कि जितनी हम बात करेंगे ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हम लोग जानते नहीं है। जैसे बहुत सी चीजें साइंस अब डिस्कवर कर रही है। जो न्यूटन ने चीजें बताई, आइंस्टीन ने उसमें से 90% चीजों को बिल्कुल ही आपने देखा चेंज कर दिया। आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ा होगा, तो आपने देखा कि कैसे वो एटम का स्ट्रक्चर ही
आइंस्टीन ने कितना बदल दिया, जिसने आज ये सब जिसके बारे में हम बात कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम फिजिक्स। तो मुझे लगता है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, या जो ये जिस साइंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम इसको स्पेसिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा कुछ और भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिसको मैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलता हूं, लोग उसको भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, तो हर एक अपना कोई नाम दे सकता है। तो ऐसा कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं चलना कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम उस एनर्जी के बारे में, उस डिवाइन पावर के बारे में, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको मिरेकल सब्सटेंस बोला गया है, जो एक्चुअल में लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, ला रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता हो या ना पता हो, वो अपना काम लगातार कर रहा है। अमेजिंग, सो गुड। सो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपको कैसे लगा कि आई वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, ऐसा आपने क्यों पिकअप किया? एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं क्योंकि एक बड़े ही टफ फेज से गुजर रहा था अपनी जिंदगी में, और उस टाइम पर जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन और सब चीज़ें बिल्कुल पीक पर थी। और तब मुझे लगता था कि बस लाइफ में कुछ नहीं बचा, जैसा कि हर एक इंसान को लगता है जब वो उस फेज में होता है। तो उस टाइम पर ना एक लाइन, मतलब बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, लेकिन एक लाइन मेरे सामने आई। उस लाइन में लिखा था कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की बात है। मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो हालांकि मैंने उसको बड़ा जनरल लाइटली लिया। फिर मेरे सामने कई बार, मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार ना यूनिवर्स आपको साइंस दे, सिग्नल देता है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। दे सबको रहा है। मैं अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में शेयर कर रहा था कि कई बार आपने बहुत से लोगों को ये बोलते सुना होगा, यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था, करेक्ट। ये वीडियो का टाइटल तो मैंने भी सोचा था, स्पेसिफिकली ये कोर्स तो मैंने भी बनाना था, एग्जीक्यूट वो कर गया। तो इसका मतलब वो आइडिया हमारे दिमाग में नहीं था, वो यूनिवर्स में था। जो उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइन था वो एक्शन ले गया, जो नहीं था वो रह गया। तो मुझे लगा ये ऐसे ही तो लाइन नहीं आ रही है। तो दूसरी लाइन जो मेरे सामने आई उसमें लिखा था कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कंसीव्ड एंड बिलीव्ड बाय योर माइंड कैन बी अचीव्ड। करेक्ट। आपका दिमाग जो सोच सकता है, सोचने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, उसको अचीव किया जा सकता है। ये क्या पागल बना रहे हैं। मैंने कहा ये सब मैंने बहुत सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब सिर्फ पागल बनाने का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा, मेरे सामने एक बुक आई, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मैंने अभी नाम लिया, तो उनकी बुक मेरे सामने आई, प्लेसीबो, यू आर द प्लेसीबो। हर एक इंसान को बुक पढ़नी चाहिए। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की और फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वो जिन लोगों के साथ में खड़ा था कंडेम करने के लिए कि ये चीज काम नहीं करती, वो लोग कह रहे हैं ये सब ऑकल्ट साइंस है, जादू टोना है, वो बिल्कुल वैसा चीज है, काम नहीं करती। लेकिन वो सब वैलिडेट कर रहे हैं प्लेसीबो को। मेडिकल साइंस कह रही है कि ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो ये ऑकल्ट है, प्लेसीबो रियल है। और प्लेसीबो के सारे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? मेडिकल साइंस। वो लोगों को मीठी गोली दे रहे हैं, बढ़िया गोली दे, मीठी गोली दे रहे हैं। अरे भैया, आप कह रहे हो मीठी गोली से लोग ठीक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनका बिलीफ बन जा। अरे वाह। मतलब प्लेसीबो इज रियल, बाकी सब चीज तो प्लेसीबो इज द बिग डैडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बदल दिया जाए तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। ये प्लेसीबो यही तो कर रहा है। जिन लोगों को मीठी गोली दी गई, यहीं से तो वो टर्म बनी कि वो मीठी गोली देता है। मतलब है कुछ नहीं गोली में, मीठा मीठा है। मीठी गोली ठीक कर रही है, असली गोली भी ठीक कर रही है। कैसे? क्योंकि आपका बिलीफ बन गया। तो अगर बिलीफ बनने से चीजें ठीक हो रही हैं, बिलीफ बनने से चीजें खराब भी हो सकती हैं। और यही बिलीफ को अगर हम समझ लें तो इसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसी को हम बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सब चीजें केंद्रित जो हो रखी हैं वो हमारे दिमाग से हो रखी हैं। और ये जो है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बेसिकली इसको बोला गया ANS। और ANS जिसने अपना समझ लिया, जिसने उसको एक्टिवेट कर लिया, वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी चाहे वो अचीव कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने यहाँ इस चेयर पर बैठा है, जिसको मैं आगे आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि कैसे ये हो सकता है। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आई एम श्योर आपने बहुत सारी बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर समझाना, तो आपके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये है क्या चीज? देखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने हम सबको बताया, कर्मयोग की बहुत बात की गई है गीता में। और श्री कृष्ण ने जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि कर्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का अर्थ जो बाकी दुनिया समझती है
वो समझती है कि कर्म का मतलब है फिजिकल एक्शन, हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं, मतलब मैंने क्रिकेट खेला, मैंने कर्म किया, मैंने कुछ भी किया। श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म के दो अर्थ हैं। एक कर्म का अर्थ है फिजिकल एक्शन और कर्म का दूसरा अर्थ है मेंटल एक्शन। ये जितनी आसानी से मैंने बोल दिया इतना छोटा है नहीं है, इट्स अ डीप थिंग। उन्होंने कहा कर्म के दो अर्थ हैं, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। आप यहां से क्या हो वो भी आपका कर्म है। मैंने सारा दिन भर क्या बात सोची वो भी मेरा कर्म है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर मुझे ऊपर वाले तक अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको कौन सी भाषा समझ आएगी अमित भाई? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, मैंडरिन, क्या समझ में आएगा? क्या अगर कोई पंजाबी में बोले तो भी समझ आएगा? आएगा? हिंदी में बोले तो भी आएगा? मैंडरिन में बोले तो भी आएगा? क्या ऊपर वाले ने सारी भाषा सीखी? ऊपर वाला समझेगा आपकी वाइब्रेशन। उसने कहा मुझे नहीं लेना देना तुमने क्या डेवलप किया, क ख ग बनाया, ABCD बनाया, ईडा आड़ा उड़ा बनाया, मुझे नहीं लेना। तुम यहां से क्या वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, जिसको आज हम EEG से, ECG से बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं। हम थीटा स्टेट में, डेल्टा में, अल्फा में, बीटा में, किस स्टेट में? तो वहां कौन सी बात पहुंच रही है? मैं अमित जी को, मैं अमित बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया मिलके, ये बात आपने सुनी। अगर मैंने अंदर से बोला यार रोज आ जाता है यार, क्या करता ये बात उसने सुनी। एनर्जीज, वाइब्रेशंस। मैंने क्या बोला है ये आप तक पहुंचा है, मैंने क्या फील किया है, सोचा है, एहसास किया है, ये वहां तक पहुंचा है। लोग अक्सर ये गलती कर रहे हैं, वो, क्योंकि मैं अक्सर बोलता है मजाक में, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है होते हुए। लोग देखना बाहर गेट पे अरे चुप हो जाओ तुम। आपका भाव क्या है? आप जो बात बोल रहे हो ये अपने आप को बताने के लिए बोल रहे हो कि मैं जो भी पाठ, पूजा, इबादत जो भी कर रहा हूं उसको तो नहीं समझ में। वो तो कह रहा है अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मतलब मेरे कई बार ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि एक शेर किसी शायर का बहुत खूबसूरत है। वो कहता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी बच्चे को हंसाना खुदा की इबादत हो गई है। यानी खुदा मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं, उस बच्चे को हंसाने से भी खुश हो रहा है। तो यानी वो कैसे समझता है? वो समझता है आपकी वाइब्रेशन को, आपकी क्या फीलिंग है, आप उसको समझते हैं। तो अगर किसी के लिए आपने कुछ अच्छा आप दूर जाकर के नहीं कर पाए, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन, आपके लिए मुझे कुछ करना था, मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरे चैनल के लिए आप भाग के दौड़ के मेरे पास, मेरे सिटी में आकर के मुझे गले से नहीं लगा पाए, लेकिन आपने यहां से दुआ भेजी होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जब डिलीट हुआ, उसमें वापस आने में बहुत बड़ा रोल अमित का था। और मैंने एक थैंक यू वीडियो बनाया था स्पेशली, उसमें अमित को मेंशन किया। तो वो क्यों मैंने किया? क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी हाई होते हो ना, तो आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर जाते हो, जो मुझे यहां से बहुत पॉजिटिव मिली। तो हो सकता है हम कभी मिले नहीं, लेकिन इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा वो मुझे, मतलब इन्होंने जब पहली बार मुझे यहाँ पर बताया, बात हुई, तो मुझे लगा कि सब चीजें छोड़ दूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सबसे पहले। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच हो जाती है। क्यों वाइब्रेशन मैच होती है? क्योंकि पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो एक बुक है बहुत अच्छी, द पावर ऑफ इंटेंशन, वेन डायर या किस, मुझे नाम नहीं दिया, पावर ऑफ इंटेंशन। उसमें इंटेंशनलिज्म पे खूब बात की गई है कि आपकी नीयत क्या है। मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, उसको समझ में आ रही है नीयत। आप 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे थे, आपकी नीयत क्या थी? उसकी वाइब्रेशंस ने मेरी जिंदगी पे इंपैक्ट डाला। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिंपल शब्दों में अगर अर्थ समझा जाए, तो आपके फिजिकल एक्शंस प्लस आपके मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस का मतलब है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं दिन भर। आपने दिन में आधा घंटा पूरा एफर्मेशंस किया, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। 23 घंटे 30 मिनट आपकी वाइब्रेशन किसी को ठगने की थी। आपकी वाइब्रेशन कोई भी लो लेवल की वाइब्रेशन थी, तो आप यकीन मानो वो जो आधा घंटा उच्चारण किया है, वो आपकी वाणी को तो मधुर कर देगा, लेकिन वो आपके जीवन को जहर बना देगा। क्योंकि 23 घंटे 30 मिनट जो आप वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, वो असल में कर्म है। हम फिजिकल एक्शन देख रहे हैं, यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं पता नहीं कैसे। मैं कहता हूं यहां जो चल रहा है ना, कई बार पता नहीं किसी के लिए हम क्या क्या सोच जाते हैं। सर मजाक नहीं कर रहा। एक अभी ओशो का जिक्र हो रहा था, तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं, और ये बल्कि स्टडी भी है, रिसर्च भी है, कि
60-70% ज्यादा से ज्यादा कपल्स ने आपस में कभी ना कभी उनके माइंड में विचार आया होगा कि इसका तो आज गेम बजा ही देता हूं। अब झगड़ा होता है ना तो आदमी बड़ा एक्सट्रीम आज तो वो कहते 60 नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम अपने मेंटल एक्शन से पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, लेकिन हम उसको हम उसको कर्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे फिजिकली कुछ दिख नहीं रहा। मुझे माइक दिखता है, मुझे ये समझ में आता है, लेकिन अगर कोई एनर्जी फॉर्म में चीज है तो वो मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने किसी के लिए क्या किया वो बाद में समझ आएगा, मैंने किसी के लिए क्या सोचा वो भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना बड़ा कर्म मैंने उसके लिए क्या किया है। मेरी इंटेंशन क्या रही है, मैं दूर बैठा हूं आपसे, लेकिन अगर मेरी इंटेंशन, इसी साइंस पर तो रेकी काम करती है। हाँ, करेक्ट। रेकी कैसे हील कर रही है, इसी साइंस पर तो कर रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग ये है, फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मेंटल एक्शन भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना फिजिकल एक्शन है, तो उसकी लाइफ वहां से चेंज होनी शुरू, वो थोड़ा सा कॉन्शियस, अच्छा नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, तो वहां से थोड़ा कॉन्शियस होता है और यहां से एक रियल जर्नी शुरू होती है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं एनर्जी वाइब्रेशंस के बारे में बहुत बार बात करता हूँ, और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। बट जितनी खूबसूरती से आपने बताया, इट इज अमेजिंग, बहुत शानदार यार, बहुत अच्छा। तो आप मुझे समझना है कि आई एम श्योर लोग भी जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की या वेलनेस की बात करते हैं, तो वहां पर माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है? देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, सबसे ज्यादा रोल इसी चीज का है क्योंकि प्लेसिबो इस बात को वैलिडेट करता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूंगा, प्लेसिबो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको लोगों के ऊपर कुछ ट्रायल्स किए गए कि कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया, सेम डिजीज वाले लोगों को, सेम प्रॉब्लम वाले लोगों को। आधे लोगों को रियल दवाई दी गई और आधे लोगों को रियल दवाई बोल के मीठी गोली दी गई जिसमें कोई दवाई नहीं थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि दोनों ग्रुप्स के लोग बराबर, अगर एक ग्रुप में 10 लोग थे तो उसमें भी 6 लोग ठीक हुए, दूसरे में भी 10 थे, मीठी गोली खाने वाले लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया प्लेसिबो, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका उल्टा बनाया गया नोसिबो, यानी अच्छा सोचकर अच्छा हो सकता है तो बुरा सोचकर बुरा भी हो सकता है। तो प्लेसिबो क्या काम करता है, मेरा बिलीफ अगर डेवलप हो जाए, मतलब आप देखोगे बहुत जगह पर यह होता है कि फला डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसकी दवाई हमें लग जाती है। ये बहुत होता है। आई थिंक हर घर में ऐसे होता है, कोई ना कोई डॉक्टर होता है कि वहीं से लेंगे तो ही ठीक होता है। हाँ, अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो एंड्रोमेडा से पढ़ के आया है। आप सोचो तो वो एंड्रोमेडा से पढ़ के आया है, उसने भी तो मेडिकल यहीं से किया है। वो भी तो अगर फीवर होगा तो पैरासिटामोल लिखेगा या आजकल मेफ्टाल लिखेगा। कहने का मतलब क्या है, क्यों आपको उसके ऊपर बिलीव, कोई आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आप एंटीबायोटिक्स भी देखो तो 3-4 तरह की आपको मिल जाएंगी। नॉर्मल अगर आप देखो जो ओटीजी हैं, मतलब ओटीसी हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, चाहे वो हेडेक के लिए हो पैरासिटामोल, आप देखोगे सभी डॉक्टर ना लगभग सेम देते हैं। हाँ, आप थ्रोट इन्फेक्शन के लिए गए, वो सेम एंटीबायोटिक देगा, सेम आपको पैरासिटामोल सेम देगा, लेकिन उस डॉक्टर की दवाई लग जाती है। वो है बिलीफ। जब आप सोचते हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, पूरा कायनात, पूरी निजाम सभी उसी तरफ लग जाती है, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है पूरी एनर्जी वहां फ्लो करने लगती है। करेक्ट, पूरी एनर्जी। और जब एनर्जी वहां फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली आप उस लेवल पर वाइब्रेट करने लगते हो जिस लेवल की वो एनर्जी है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम, बेसिकली प्लेसिबो वहां पर काम करता है। अगर हमने सोचा किसी चीज को कि वो ऐसा होगा, तो वहां पर वो इसलिए होने लग जाता है क्योंकि हम वहां पर एक बिलीफ देना, हम अब स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट 50 से, क्योंकि ऑलरेडी 50 तो हमारे बिलीफ ने दे दिया है। समझ रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम आ गए, अब चैन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? करेक्ट। बल्कि हमारे एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उनका एक टीममेट है जो उनके लिए वीडियोस अपलोड करता है। तो बल्कि एक दिन मैं गया, मैंने कहा, नाम नहीं लेना चाहूँ, मैं कहा आपका वीडियो आना था 6:30 बजे। कहता हाँ यार वो राकेश नहीं आया ना। मैंने कहा राकेश? कहता वही अपलोड करता है। मैंने कहा तो आप कर लो, आपको भी तो आता है। कहता नहीं, वो करता है ना, व्यूज ज्यादा आते हैं। तो हम सब वही आप देखोगे कहीं ना कहीं, मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, मैंने देखा कई क्रिकेटर्स जब तक वो मैच जीत ना जाए अपनी जगह से नहीं उठते। अरे भैया क्या बिलीफ बन गया है।
तो बिलीफ उसी तरह के वाइब्रेशंस में हमको लेकर के जाता है, हम उस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं जिससे वो चीजें यथार्थ में आने लगती हैं। तो बिलीफ बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर बिलीफ नहीं है तो यकीन मानो, कई बार बहुत से लोगों को, अभी मैं एग्जांपल थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन मैं, क्योंकि इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग, कोविड में ना बहुत से लोग चले गए। यकीन मानो, अगर कोई रिसर्च हो, डेटा निकल के आए, आधे लोग डर से चले गए। हमारे वहां पे ना सिविल हॉस्पिटल में जब पहला कोविड का केस आया, एक इंसान, उसको 4th फ्लोर पे, अभी तब ना पता नहीं था, कोई कह रहा है चाइना में लोग गिर रहे हैं, कोई कह रहा है सांस भी निकलेगी, तो पता नहीं, टीवी पे कुछ और दिखा रहे हैं। उसको 4th फ्लोर पे रखा गया हॉस्पिटल के ऊपर। तो वहां से ना उसकी जब रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भी 2-3 दिन बाद तब आती थी, उसकी रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। उसने 4th फ्लोर से, क्या होता क्या ना होता, लेकिन इतना डर था कि पता नहीं, उसको लगा कि मेरे से पता नहीं, मेरी फैमिली मेरे को बार बार मिलने आ रही है, मुझसे दूर नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो। उसको लगा कि माय गॉड, क्यों ऐसा हुआ? डर दिमाग पर हावी। तो बहुत सारे लोग कोविड में ना, शायद कोविड उतने लोगों को ना दिक्कत कर पाता, लेकिन ये हो कि हमें कोविड हो गया। ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम होता है वेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस करके, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ हीलिंग के लिए वहां पर आते हैं। तो कई बार मैं वहां पर बात करता हूं, मैंने कहा ये जो है, आप देखो, अगर आप ये करोगे कैंसर नहीं हो। कहते सर ये मत बोलो, ये नाम मत, ये बड़ा डरावना है। मैंने कहा अच्छा सर्दी जुकाम बोलूं चलेगा? सर्दी, कहते हैं हाँ वो ठीक है। तो बेसिकली हमने चीजों की पिक्चर अपने दिमाग में बिठा रखी है। जो पिक्चर हमारे माइंड में उस चीज से रिलेटेड आती है, उसी तरह हम रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। जैसे कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप कोई जिंदगी में कोई टफ टाइम आया है तो आप उसको प्रॉब्लम बिल्कुल मत बोलो। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या इमेजेस पड़ी हैं दिमाग में, वही निकल के आएंगी। मैंने कहा बोलो चैलेंज आया है। प्रॉब्लम से इंसान दबता है, चैलेंज को इंसान ओवरकम करना चाहता है। मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया है, अरे पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। कोविड हो गया, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। कैंसर, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। आप एक इंसान जिसको कोई ऐसी डिजीज हुई है ना, वो आधा तब मर जाता है जब उसको रिपोर्ट दिखाई जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ट्रू, सो ट्रू। एक मैंने स्टोरी अभी रिसेंटली शेयर की थी। एक इंसान, उसको कोई ऐसी डिजीज हुई, उसको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास कम समय है। उसने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कम समय है। तो मैं शायद, पता नहीं लास्ट कहाँ बात हुई थी, बुक को, आप तो बुक्स की इतनी समरीज करते हो, किसी बुक में ये था बकायदा। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास इतना टाइम है। तो उसने कहा ठीक है जी। तो फिर उसने पता किया कि कोई आसपास से क्रूज जा रहा है। तो उसने कहा मैं अपना सब कुछ बेच के क्रूज पे चला जाता हूँ। वो क्रूज पे चला गया, साथ में ले गया कॉफिन, ताबूत। क्रूज वालों को बोला भाई जब मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाए, मतलब फाइनल वाला, तो इसमें तुम्हारे को कष्ट ना हो, इसमें पैक करके भेज देना। डॉक्टर ने बोला 3 महीने का टाइम है, क्रूज 6 महीने का था। वो अपना वहां जाके खूब नाचता है, कूदता है, बार में जाता है, डिस्को में जाता है, क्लब में जाता है, स्विमिंग पूल, ये वो, फ्लर्ट और सब जो अपनी जिंदगी में नहीं किया सब। 3 महीने गुजर गए, क्रूज भी खत्म हो गया। उसने कहा क्रूज तो 6 महीने का था। कहता चलो अब सब बेच बाच गया था, अब क्या करूंगा? उसने कहा चेक करवा लेता हूँ कितने दिन और सरवाइव करना है। वो जाके दोबारा टेस्ट करवाता, डॉक्टर बोलता तुम्हारी बीमारी है ही नहीं। माय गॉड, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आप गूगल करोगे मिल जाएगी, मैं बुक का भी रेफरेंस आपको दूंगा। और ऐसा एक नहीं, मैं अक्सर बात करता हूं एक बुक के बारे में, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। एक इंसान जिसको बीमारी हो गई, उसने अपने आप को ठीक किया। लुइस है, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर सेल्फ, क्वांटम फिजिक्स, प्लेसिबो, ये इतनी सारी बुक्स हमारे पास हैं जो ये बताती हैं कि अगर हम किसी चीज को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना शुरू करता है। अगर मुझे लगा ये 2 फीट का गड्ढा है, मैं नहीं कूद पाऊंगा, तो मैं नहीं कूद पाऊंगा। करेक्ट। अगर मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूं, तो मेरा दिमाग उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। रॉजर बेनियस्टर, जिसने वो जो स्प्रिंटर था, जो एथलीट था, उसको वो रिकॉर्ड तोड़ने में कितना टाइम लगा? कितने दशक गुजर गए थे, आज तक किसी ने वनडे इंटरनेशनल में 200 रन नहीं बनाए थे। सचिन तेंदुलकर जैसे ही 200 रन बनाते हैं, पीछे पीछे सहवाग भी चल पड़ते हैं। अनदर एन इंडियन कोइंसिडेंस, क्योंकि इंडियन ने ही वो बिलीफ ब्रेक किया है। उसके बाद तीसरा बंदा बनाता है रोहित शर्मा, फिर रोहित शर्मा दोबारा बनाता है, फिर रोहित शर्मा तिबारा बनाता है, शुभमन गिल बनाता है, फिर वो क्या ईशान किशन बनाता है। तो जितने लोगों ने बनाया उसमें से आप देखोगे 80% इंडियंस हैं। एक बार बिलीफ टूटा, सब कूद गए। तो एक बार ना बिलीफ तोड़ने की देर है कि ये ठीक हो सकता है।
सिर्फ इसके छोटी सी बात बोल के हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार मैं थोड़ा सा हो जाता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कई बार ये जो बिलीफ जो हमने नहीं तोड़ा है ना, इसको एक्चुअल में तोड़ने की जरूरत है लोगों को। इसको मैं इस चीज से समझाना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी हेल्थ की जर्नी शुरू की तो मैंने कहा यार नेट पे ढूंढता हूं, ये जो लोग कैंसर बोलते हैं, बीमारियों के नाम लेते हैं, क्या कोई भी, जिसको लोग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोलते हैं, क्या कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान है जो इससे ठीक हुआ है? एक भी? क्या हुआ होगा? यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर एक भी हुआ है तो बाकी कौन सा एंड्रोमेडा से आए हैं? सही बात है। हम भी तो मिल्की वे में ही रह रहे हैं। अगर एक हुआ है इसका मतलब हो तो सकता है हमारे पास उसका मैनुअल नहीं है। आज से पहले अमित भाई, अगर हम 20, 30, 40 साल पीछे जाएं तो हमारी खुद मेडिकल साइंस के पास पोलियो का इलाज नहीं था, टीबी का इलाज नहीं था, हैजा का इलाज नहीं था, बहुत से ऐसे इलाज थे नहीं। अब हम कहें वो लोग ठीक नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। मेडिकल साइंस अभी वहां तक तरक्की नहीं कर पाई थी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दुनिया में एक भी इंसान किसी बीमारी से खुद से ठीक हुआ है, हो सकता है मेडिकल साइंस वहां तक तरक्की नहीं कर पाई, लेकिन इंसान के पास वो मैनुअल है और वो मैनुअल उसके बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसके प्लेसिबो में पड़ा है, जिस पर हमको काम करना है। और मैं यही काम करता हूं लोगों के साथ। और कई बार तो बल्कि हमारा एक इवेंट होता है हील योर सोल, लास्ट टाइम वो मसूरी में था और मैं और लोकेश जी इस बार डिस्कस कर रहे थे, इस बार हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा, हम मुंबई या पुणे कहीं प्लान कर रहे हैं उसको। तो उस इवेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आएंगे, उन पार्टिसिपेंट्स के आने से पहले हम लोग सब वाइटल्स, ब्लड सैंपल्स लेंगे, चेक करवाएंगे और फिर उस इवेंट से जाने के बाद हम उन लोगों को चेक, क्योंकि वहां से ना हमको क्या होता है, इवेंट के बाद हमको टेस्टिमनीज तो आती हैं कि सर मैं ये ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि वो आने से पहले का एक रिपोर्ट होना चाहिए और इवेंट खत्म होने के बाद का एक रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि भैया ये बिलीफ तोड़ना पड़ेगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर एक हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। उस मैनुअल तक पहुंचना है, उस दिमाग की खिड़की को खोलना है। करेक्ट। अमेजिंग यार, बहुत एक्चुअली मुझे भी लगता है कि आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ कि लोग अपनी बाउंड्रीज वो क्रॉस करना ही नहीं चाहते। लाइक व्हेन अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो इतना नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है या स्ट्रेस में चला जाता है। वो अगर उसे समझाया जाए ना कि यार why don't you think positive, why don't you think about that, you are okay, कि आप ठीक हो, इस तरह जब उसे समझाया जाता है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है। वो इतना स्ट्रेस में होता है, वो एक्सेप्टेंस भी नहीं करता है, फिर कहता है यार जो होगा देखा जाएगा। उसका एक रीजन है अमित भाई, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आप उनके मिसमैचर बन गए हो। जो उनका बिलीफ है आप उससे ऑपोजिट बिलीफ दे रहे हो। जब आप बच्चे को कहते हो बेटा तू पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ाई करो, तुमको ये पढ़ना चाहिए, वो सरकारी बातें हैं, उसको भी पता है ज्ञान। करेक्ट है। वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, आप उसको तुम पढ़ो, तुमको ये तुम पढ़ते, आप उसके मिसमैचर बन रहे हो। आप उससे जो है मिसमैचिंग हो रही है आपकी। तो वो इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चैलेंज हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, उसको आपको ये नहीं बोलना कि भैया तुम ठीक हो जाओगे, तुम नहीं, आपको उसको एविडेंस देने। समझ रहे हो? हम टेस्टिमनीज पे चलने वाले लोग हैं। आप अगर कोई मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो करोगे जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है। आप उस वीडियो, आपने कोई वीडियो सर्च किया, जनरल टेंडेंसी है लोगों की, मैं बता रहा हूं, सब ऑडियंस सुनना, आपने कोई वीडियो सर्च किया, आप पता है किस वीडियो पे क्लिक करोगे जिसके व्यूज सबसे ज्यादा है। टेस्टिमनी मिल रही है। एक इंसान 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है, वो कोई बात बोल रहा है, एक बेचारा उसने यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाया। आप कहोगे ये जो 10 मिलियन है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता वो जो 0 है उसकी आध्यात्मिक जर्नी, वो कहां तक अपने अंदर उतर गया हुआ है, उसको क्या ज्ञान है, वो अलग बात है। उसने लोगों के साथ, मैं चित्रेश जी को अक्सर बोलता हूं, आप कहां पहुंच गए हो आपको पता नहीं है। तो एक्चुअल में लोग टेस्टिमनी से चलते हैं। आपने क्या एविडेंस मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। सारी एड्स हमारे टीवी चैनल पे आप देखो, वो टूथपेस्ट बेचने वाली छोटी सी एड भी आपके फिल्म एक्ट्रेस को व्हाइट कलर का डॉक्टर वाला कोट पहना के लाती है, जबकि आपको पता है कि ये पिछली मूवी में ये तो छैया छैया कर रही थी। करेक्ट। वो डॉक्टर का कोट पहना के उसको क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये इससे डॉक्टर लगेगी और लोगों को लगेगा डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। सही है। कितना भयंकर आपको इन्फ्लुएंस किया गया है।
सोचो। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप उनको पता है आप टेस्टिमनी में बिलीव करते हो। वो व्यक्ति टेस्टिमनी में बिलीव करता है सर। उसको आप एविडेंस दो, उसको लेके आओ वहां, उसको उन लोगों के बारे में बताओ। इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आपको कुछ बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन, यू कैन हील योर लाइफ लुइस है, क्वांटम डॉक्टर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल। आपको ये सब बुक्स पढ़नी चाहिए तो एक क्लैरिटी मिलती है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा वो इंसान है जिन्होंने अपनी खुद की मतलब आपने उनकी जर्नी देखी हो कि जिस इंसान को बेड पे डाल दिया गया हो और आज वो लाखों लोगों के कैंसर्स तक को हील कर रहा हो, माइंड से, सिर्फ माइंड से, बिलीफ से। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा डीप चला जाए, थोड़ा टाइम मैं लूं तो क्या ना? हाँ प्लीज, एब्सोल्युटली। अभी आप देखो हमारी बॉडी का ना हर एक सेल नया हो जाता है 120 दिन में। कोई डॉक्टर से पूछ लो, हर एक सेल रिप्लेस हो रहा है। मिटोसिस एक प्रोसेस चल रहा है। हर सेल के अंदर 3 पार्ट हैं। एक उसका लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम लगातार, एक उसका डीएनए है। मिटोसिस का प्रोसेस वो लोग लगातार चला रहे हैं। पुराना सेल जा रहा है, नया सेल आ रहा है, पुराना सेल जा रहा है, नया सेल। अगर किसी इंसान के बॉडी के किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो उसका तो सेल रिप्लेस हो जाना है। उस पुराने सेल में दिक्कत थी, नए वाले को कैसे पता कि तुम्हें भी बीमार होना है? उस नए वाले को बताती है आपकी स्टेट, आप किस स्टेट में हो। मेंटल स्टेट, नॉट फिजिकल। क्योंकि फिजिकल तो चला, आपकी ये जो स्किन है, हमारी स्किन 30 दिन में ये साफ नहीं हो जाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको कौन बता रहा है? ऑब्वियसली उसको हमारा डीएनए बता रहा है, जो हमारी लेकिन डीएनए पहले ऐसा माना जाता, डीएनए चेंज नहीं होता। अब एपिजेनेटिक्स के दौर में बताया जा रहा है कि डीएनए को आप ऑल्टर कर सकते हो, डीएनए तक चेंज हो सकता है। कैसे? एपिजेनेटिक्स बता रही है कि जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, जो सब चीजें आपके माइंड में चलती हैं, वो आपके डीएनए तक को प्रभावित कर देती हैं। तो अगर हमारा हर एक सेल, स्किन का सेल मान लो 30 दिन में नया हो जाता है, जो नया सेल उसकी जगह पे आता है, उसको कैसे पता बीमार पड़ना है? क्योंकि मेरी स्टेट बीमारी की है, मैं अपने दिमाग में, मैं बहुत बीमार, मेरे को कुछ होने वाला है। यही मैंने अभी कोविड के एग्जांपल में डिस्कस किया। यही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में होता है कि वो बंदा तब तक ठीक रहता है जब तक उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो आपने जो भी बताया, इसको एक कोई भी कॉमन इंसान, एक नॉर्मल पर्सन अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कई बार क्या होता है, हम ना इसको इतना टिपिकल बना देते हैं, हमको लगता है कि यार ये तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एलियन टाइप की चीज है, तो हम उसको इतना ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मैं उसके लिए ना बड़ा एक सिंपल फ्रेमवर्क देना चाहूंगा कि हमें क्या करना है। लेकिन उस फ्रेमवर्क से पहले मुझे 2-3 चीजें समझानी है ताकि लोग इसको कनेक्ट कर पाए। अभी आप देखो, हमारा कोई भी सेल है, हर एक सेल 120 डेज मैक्सिमम में वो रिप्लेस हो जाता है, यानी नया सेल आ जाता है। करेक्ट। पुराना सेल गया, नया, लगातार ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। और ये प्रोसेस हमारी जिंदगी पर्यंत चलता रहता है, मतलब मरने तक हमारा ये प्रोसेस। वो अलग बात है कि जब हमारा नया सेल आता है, उसकी कैपेसिटी पिछले से 1% कम होती है। तभी बताया गया वो 100 साल उम्र है। हाँ। तभी हमारी स्किन एज करती है, हमारी स्किन लूज होती है, सब धीरे धीरे, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम होती है। अब वो ऊपर वाले ने डिजाइन किया था कि 1 साल बाद ये प्रोसेस होगा, मतलब इतने टाइम में वो 1% का डिप्लीशन ले जाएगा। अब कई लोगों का वो 2 महीने में ले जाता है, कई लोगों का वो 5 साल भी नहीं लेता। आप देखो 80 की उम्र में भी कई बार कुछ लोग 40 के लग रहे होते हैं, कई बार कुछ। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। करेक्ट। आप देखोगे जो इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन में है ना, वो 30 की उम्र में 50 का लगने लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट उसका हमारे हर एक सेल पे जा रहा है। तो हमारा जो हर एक सेल है 120 डेज में वो रिप्लेस हो जाता है। जैसे हमारा स्किन सेल है, वो 30 डेज में रिप्लेस हो जाता है, नया आ जाता है। अगर वो नया आ रहा है और किसी इंसान को कोई डिजीज है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो जो नया सेल आ रहा है वो तो हेल्दी सेल आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि इस बॉडी में बीमारी है। करेक्ट। तो वो नया सेल अगर पुराने सेल को रिप्लेस कर रहा है, तो वो कैसे बीमार हो जाता है? आदमी बीमार कैसे रहता है? क्योंकि जो नया सेल आ रहा है उसको हमारी स्टेट बताती है कि मैं बीमार हूं। और ये कोई आज ऑकल्ट चीज नहीं है, इसको आज मेडिकल साइंस प्रूव करती है, कि एपिजेनेटिक्स प्रूव करती है। पहले ऐसा माना जाता था कि हमारा डीएनए जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से, मतलब अब मिलता हमारे पेरेंट्स से ही है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो
रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जैसा डीएनए वैसा ही, हाँ। हो गया। किसी को हार्ट डिजीज हुई तो सबसे पहले पूछेंगे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, किसी को तो नहीं थी। तुमको कोई डायबिटीज शुगर हुई, तुम्हारा नाना नानी दादा दादी मम्मी पापा, क्यों पूछेंगे? क्योंकि वो डीएनए से आपके बाल उड़े, सबसे पहले देखेंगे तुम्हारे फादर के तो नहीं गए थे, या क्या क्या डीएनए आप लेके आ रहे हो। आज माना जाता है कि डीएनए को रीप्रोग्राम किया जाता है। इस साइंस को बोला जाता है एपिजेनेटिक्स। जीन्स को प्रोग्राम करना, हमारे जीनोम तक को बदल देना। और जीनोम को कौन बदल रहा है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, ये सब हमारे थॉट्स को बदल रहे हैं। तो अगर हमारा सेल बदला हुआ आ रहा है, और यहां पर मतलब मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनाता हूं ना, ये चीज बताता हूं, जब उसको फील करते हैं और उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बार बार इस बुक को कोट करता हूं, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 36 पेन किलर्स तुमको एक टाइम में लेनी पड़ेंगी, इतना दर्द होगा कि तुम हाथ उठा के बोलोगे कि बस हो गया, ले जाओ, बुला लो। उसने डॉक्टर को कहा, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, हाउ कम दिस हैपेंड टू मी? हमने तो यही सुना ना कि ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा मुंह का ही। डॉक्टर ने बोला, नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं रखे? अनवर्दीनेस की फीलिंग पड़ी है, बचपन में कुछ गलत हुआ था, आज तक यहां ढो रहा हूं, हुआ 25 साल पहले था, लेकिन रोज होता है क्योंकि वो यहां पर है। और मैं देखता हूं लोगों के फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब पिक्चर्स से भरे पड़े। 29 दिसंबर 1960 को मेरे साथ ये हुआ था, करेक्ट। उस दिन पिछले महीने की 12 तारीख को, हमें तो ये नहीं याद रहता कल खाया क्या था। लेकिन जब हम उस परेशानी में होते हैं तो वो 1960 1970 का भी टेम्पोरल लोब में फिक्स रहता है कि उस दिन ये हुआ, होता कि नहीं होता। वो हमने यहां पर भर रखा है। नॉर्मन कजन कहता कि हाँ, किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, यहां पड़ा हुआ है अभी भी। डॉक्टर ने कहा, दैट इज द रीजन ऑफ दिस डिजीज। उसने कहा कि अगर ये नेगेटिव चीज मेरे को बीमारी दे सकती है तो क्या पॉजिटिव ठीक भी कर सकती है? डॉक्टर वाज स्केप्टिकल। डॉक्टर कहता हाँ ठीक, हाँ मे बी। उसने कहा, बट आई एम वेरी मच क्लियर कि कर सकती है। देन व्हाट ही डिड, उसने अपने एक दोस्त को लिया, अपने दोस्त को अपने साथ लिया, एक वीसीआर अरेंज किया। हमारे जमाने में उस टाइम पे, मतलब मैं तो इतना पुराना हूं, आपका नहीं पता, हम भी ऑलमोस्ट उतना ही पुराने हैं। हमारे जमाने में वीसीआर हुआ करता था, वीडियो कैसेट, बिल्कुल रिकॉर्डर वीडियो, वीसीपी वीसीआर होता था, कैसेट मिलती थी, ऐसे करके वो उसको डालते। उसने कैसेट्स अरेंज की, ब्लैक एंड व्हाइट एरा था उस टाइम पर, लॉरेल एंड हार्डी, चार्ली चैपलिन, इनकी कैसेट्स आती थी। उसको ये समझ में आया कि मैं जो नया सेल आ रहा है उसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। उसने वो हंसी की कैसेट्स लगाई, साथ में उसने लिया विटामिन सी, जो कि ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसका उसने केमिकल फॉर्म लिया, लेकिन आज वो नेचुरल फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वो एक डोसेज एक अलग चीज है, लेकिन उसने उन कैसेट्स को लगाया और उसने कहा कि मैं हंसूंगा, जितना हो सकता है हंसूंगा, ताकि मेरा आने वाला जो सेल है उसको मेरी करंट स्टेट अगर मिलती है तो उसको ये ना पता चले कि मैं बीमार हूं। उसने पागलों की तरह पेट पकड़ के हंसना शुरू किया, और वो कहता, जो इतनी 10 गोली खाने के बाद मुझे पेन में रिलीफ नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, वो कहता कि 15 मिनट का, इट वाज रिटन इन द बुक, और इस पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो कहता 15 मिनट का इंटेंस लाफ्टर, बेली लाफ्टर, मुझे 2 घंटे की पेनलेस स्लीप देता है। 15 मिनट वो पेट पकड़ के हंसता, 2 घंटे बिना दवाई के सोता, जो 36 पेन किलर लेता था। 6 महीने के अंदर he was completely well. Okay. Oh my God. जो नया सेल आ रहा है, आप उसको बता रहे हो all is well चाचू। आप खुश हो ना? आप आपके इस टाइम आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन, आप जी डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। जो इमोशन, आपके ब्रेन की लैंग्वेज है इमोशन, आपकी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग। क्या फीलिंग और क्या इमोशन आप ले रहे हो, वो आपके सेल को प्रोग्राम कर रहा है, नए को, आने वाले को। और अगर आप हंस रहे हो 24 घंटे पागलों की तरह, आपके नए सेल को पता चल रहा है, अरे भैया ये तो घोड़ा है, ये कहां जाने वाला है। लोगों ने ऐसे अपनी डिजीजेस को रिवर्स किया है, किसको बदल के? अपने मूड को बदल के। किसको बदल के? मूड को बदल के। किसको बदल के? किसको बदल के? मूड को बदल के। मैं आपको बताता हूं, हमारा मूड, कई लोग बोलते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूं, और कई बार लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं
मैंने किसी एक पॉडकास्ट में कहा डिप्रेशन इज अ चॉइस, बहुत से लोग नाराज हो गए। डिप्रेशन चॉइस? पागल हो गया? कौन चूज करता है डिप्रेस्ड होना? सिगरेट पीना इज अ चॉइस। मेरे वीडियो पे कई लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाए मुझे, हाँ उन्होंने कहा क्योंकि बड़ा ना दिल, हमारे ईगो को चोट लगती है सर। नई चीज एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान नहीं है। मैंने जब कहा डिप्रेशन इज अ चॉइस, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि इट्स आवर सबकॉन्शियस चॉइस। डिप्रेशन अपने आप में कोई खुद से नहीं आता है। वो कब आता है? जब सीरीज ऑफ स्ट्रेस बनता है। जब हम उस स्ट्रेस को कई सीरीज में बनाते जाते हैं। कई बार वो हमारे हाथ में नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन अगर हम अपनी स्टेट को करंटली बदल लें, है ना, एक इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, घर में आग लग गई, क्या वो लेटा रहेगा? करेक्ट है। कहां गया डिप्रेशन? अदरवाइज लेटा रहेगा। अदरवाइज क्योंकि अगर आप किसी काम को नहीं कर रहे हो तो आपने उसको नहीं करना भी चूज किया है। करेक्ट, यही तो होता है जब भी कोई अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो इसलिए घुसता है क्योंकि वो एक तो कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, वो नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे, वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देंगे और सारी चीजें वैसे ही बदलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। वो एक्चुअल में हम वो जो सीरीज ऑफ स्ट्रेस से डिप्रेशन में, पता है क्योंकि मैं खुद उसमें एंटर हुआ हूं, मुझे पता है, मैंने उस सिचुएशन को फेस किया है जिंदगी में। क्योंकि दूर से देख करके बोलना बहुत आसान है, उस सिचुएशन में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने उस इंसिडेंट्स में मैंने देखा है कि हम रूमिनेट करने लगते हैं। इसको बोलते हैं जुगाली करना, जैसे भैंस जुगाली करती है ना, हम वो एक ही थॉट की जुगाली करते रहते हैं लगातार उस थॉट को। और सिर्फ मतलब लोगों को ना मुश्किल लगता है, जो मैं दो चीजें दुनिया की सबसे आसान बोलता हूं, यही सबसे मुश्किल लगती है। मैं कहता हूं सिर्फ दो काम करने हैं, सिर्फ दो काम। आप 50% तो कॉन्कर पहली बार में ही कर लोगे, रिलैक्स इतना हो जाएगा आपका माइंड। इनफैक्ट तीसरा भी बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा, दो काम करने हैं। सबसे पहला तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। हमारा ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नीचे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते ही हम रिलैक्स मोड में जाते हैं, बॉडी डोपामिन रिलीज करना शुरू करती है, फाइट एंड फ्लाइट से डिस्कनेक्ट होता है, कॉर्टिसोल वहीं रिलीज होना बंद हो जाए जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो थोड़ी देर 5 मिनट अगर आपने गहरी सांसें ली, आप भूल जाओगे आप किस स्टेट में थे। दूसरा, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि ग्रैटिट्यूड कीजिए, जितना हो सकता है शुक्र अदा कीजिए। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि जो भिक्षु उनके आकर के बैठते थे गौतम बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा कि क्या ये सब जिंदगी में है, सफरिंग क्यों है, दिक्कतें क्यों हैं, इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम क्यों है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका कर्ता न मान, जो नहीं मिला वो परेशान। जो है उसका कर्ता नहीं मान रहे हैं, जो नहीं मिला। मैं अभी 2 दिन पहले किसी एक व्यक्ति से मिला, मैंने काफी इंटेलेक्चुअल थे, मैंने ऐसी बातों बातों में बात हो रही थी, कहते लाइफ इज अ सफरिंग। गौतम बुद्ध ने कहा है लाइफ इज अ सफरिंग। मैंने कहा अच्छा, बड़े दुख की बात है, आपके पास पेरेंट्स हैं, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? मैंने कहा यार आपने कहा लाइफ इज अ सफरिंग, तो लाइफ में जो भी कुछ है वो सफरिंग है, बुरी बात है। कहता नहीं अच्छी बात है, पेरेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप एक स्टेटमेंट से सब कुछ को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। आपको किसी चीज से लेकर के परेशानी हो रही है, वो चीज से परेशानी है, लाइफ थोड़ा सफरिंग है। करेक्ट, यू आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। गिनने लगो तो 5000 तरह की, अभी मैंने पेरेंट्स पे आप मेरे पे भड़कने लगे हो कि ये क्या बात बोल रहे हो, और ऐसे में 500 चीजें और बोलता हूं आपके पास है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करें, अगर हम ग्रैटिट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, जो कि मैं मानता हूं इस सिचुएशन में थोड़ी टफ होती है करनी, लेकिन यहीं पर एक रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा दोस्त। वो लोग जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल। नॉर्मन कजन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के वीसीआर अरेंज किया और एक कमरे में बंद हो गया, अकेला नहीं था वो। उसके दोस्त ने कहा जब तू रुकेगा तो मैं दोबारा से आऊंगा तुझे हंसाने के लिए। ये दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिर्फ उस रूमिनेशन की चेन को तोड़ना है, बार बार जुगाली करने की चेन को तोड़ना है। इसीलिए इसका तीसरा सबसे मेन स्टेप है कैथारसिस, अपने अंदर से उन चीजों को बाहर निकालना। आपने देखा होगा जब कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है किसी घर में, और वहां पर कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं रोता है, दुख है
जो लोग रो रहे हैं आप उनको बोल रहे हो चुप हो जाओ, उसको बोला जाता है कि रो जितना रो सकते हो। क्यों? अगर वो रोएगा नहीं ना, अंदर रखेगा वो। उसको कथारसिस, आपके अंदर से बाहर निकालने का प्रोसेस, अंदर से बाहर निकालो। मैं बोलता हूं अगर आपका कोई दोस्त जिंदगी में कभी किसी तरह के डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, किसी परेशानी को फील करता हो, उल्टी करवाओ उसको, वॉमिट करवाओ, बाहर निकालो। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं वॉमिट ऑन पेपर। लिखो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, पेपर पे लिखो, सारा कुछ लिखते जाओ। उसने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं डिप्रेशन, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो जो दिमाग में आता लिखते जाओ। कथारसिस होगा, रेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर उस सबको लिखने के बाद एक लाइटर लो, अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखो कि मैंने क्या लिखा। आपको यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, करके तो देखो करके तो देखो। कथारसिस होगा, अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मैंने बर्न आउट किया है, मैंने निकाला है। इसीलिए बड़े लोगों ने बड़ी सोच समझ के हर एक लाइन बनाई है। उन्होंने बोला था दुख बांटने से कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर से वो बाहर निकल गया। और जब वो बाहर निकलता है तो वो रूमिनेट नहीं करता। रूमिनेट कौन सी चीज करेगी? जो अंदर फंस गई। आपने बाहर निकाला, अब आप रिलैक्स हो, है ना? बल्कि मैं कई बार ये बात मजाक में बोलता हूं। हमारे पास कई लोग काउंसलिंग के लिए, कपल काउंसलिंग के लिए आया, तो उसमें मैंने उसको बोला, वो कहता जी ये मेरी वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ की काफी काउंसलिंग का, कहता है बड़ा झगड़ा था आपस में दोनों के बीच में। कहता एक बार इसका सिर दर्द हो रहा था, मुझे कह जा रही सिर दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूं गोली खा ले, गोली खा ले। वो कह रही है गोली नहीं चाहिए, बस सुनाना है कि सिर दर्द हो रहा है। सुन लो। गोली, क्योंकि मेल और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती है ना, अलग अलग ऑपरेट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी को मिलता है सोल्यूशन, उनको सोल्यूशन। फेमिनिन एनर्जी को चाहिए अटेंशन। आप सोल्यूशन दे रहे हो, वो अटेंशन मांग, मिसमैचिंग हो गई, लड़ाई और बढ़ गई, है ना? मजाक मजाक में कई बार मैं बोलता हूं कि कई बार ना सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलनी पड़ती हैं। जिसको आप शादी से पहले आई लव यू बोलते थे, आई लव यू काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, अब नहीं करेगा। बोलने 3 ही लफ्ज हैं, लेकिन अब चेंज करना है, डार्लिंग आज थोड़ी पतली लग रही हो, अब ये काम करेगा। अब ये काम करेगा ज्यादा। तो जोक्स अपार्ट, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, हम चीजें कई बार बदलनी पड़ती हैं। और उस इंसान को जो कहीं पर भी स्ट्रेस किसी तरह का फेस कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उस इंसान को डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और उसके बाद उसको कथारसिस, रेचन की प्रक्रिया करनी है किसी भी तरह से। मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि बॉक्सिंग किट लेके ये कर दो। वो जो जिस इमोशन से आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो भी एक विध्वंसक इमोशन है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। करेक्ट। आपको उसको बाहर निकालना है, कथारसिस करना है, विजुअलाइजेशंस करनी है, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को करवाते हैं। कई लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लेट लेट के रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि, और वो उस सब की जड़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ी होती है, जिसको हमको खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपनी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उनको अपनी स्टेट को बदलना चाहिए। मैं इसको एक लाइन में समझा के फिर मैं इसको विराम देना चाहूंगा। सबसे पहले होता है हमारा मूड। हमारा मूड अगर कुछ घंटों तक बना रहे तो वो हमारी स्टेट बन जाती है। हमारा स्टेट कुछ दिन तक बना रहे, वो हमारा टेम्परामेंट बन जाता है। हमारा टेम्परामेंट कुछ दिन तक बना रहे तो वो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। डिप्रेशन हमारी पर्सनालिटी में चला जाता है। स्ट्रेस हमारा मूड है बेसिकली। मेरा मूड ठीक नहीं है, किसी का भी हो, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस मूड को परमानेंट कर दिया, वो मेरी स्टेट बन जाएगा। मैं 4 दिन तक हुई स्ट्रेस में, वो अब जाके टेम्परामेंट बन जाएगा। वो 1 महीने तक मैं हुई स्ट्रेस में, वो जाके डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन पहले दिन नहीं हो रहा है। लोग बोले मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेस हुआ था। उस सीरीज ऑफ स्ट्रेस ने डिप्रेशन में कन्वर्ट किया है। अगर हम डिप्रेशन में चीजें बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन स्ट्रेस में आसान है, बहुत आसान, क्योंकि बिगिनिंग है, वो स्टेज बिगिनिंग है। तो अगर कभी भी स्ट्रेस हो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो, ओम भाड़ में जाए नमा, कोई भी आप ऐसा बोलो, आराम से डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स होकर के। है बात मजाक की, लेकिन ये बहुत काम करती है, और ये तब काम करेगी जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतारोगे। डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, कथारसिस, लाइफ विल बी वेरी मच लाइटर देन बिफोर। बहुत अमेजिंग, बहुत मतलब विद अवेकनिंग पार्ट आपने कवर कर दिया। लेकिन जब जो लोग ये सुन रहे हैं, उनके आसपास ना बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर या मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो आप उनके लिए क्या समझाना चाहते हैं आप उन्हें? हमने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो हुक्म मेरे आका, कि कोई जिनी सा है जो हम जो मांगेंगे वो सब हो जाए। और अगर ऐसा होता तो फिर तो पता नहीं, ये भाई भी कल सोच रहा होगा कि कैटरीना के साथ घूम लूं, वो भी पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे हैं दिन में,
तो यहां पर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एक है विशफुल थिंकिंग और एक है बर्निंग डिजायर। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंसान कह रहा है कि डार्लिंग, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। डार्लिंग, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, और अगर कल बारिश ना हुई तो मिलने भी आऊंगा। मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, लेकिन बारिश में नहीं, बारिश ना हुई तो मिलने जरूर आऊंगा। यह है विशफुल थिंकिंग, खाली इच्छा करना। एक है बर्निंग डिजायर, किसी भी कीमत पर आपको वो चाहिए। तो ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर कितनी बड़ी है, आपका पेन पॉइंट कितना बड़ा है, और कितना बड़ा प्लेजर आपको चाहिए है। अक्सर लोगों को, क्योंकि सुनने वाले को ये अब उनको लगता है कि हाँ मेरी डिजायर तो बहुत बड़ी। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं। एक दोस्त के पास एक दूसरा दोस्त गया, उसका डॉगी बैठा हुआ था, उसका डॉगी कू 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 कर रहा था, रो रहा था। उसने अपने दोस्त से पूछा, उसने कहा यार तुम्हारा डॉगी रो रहा है क्यों? कहता ये जहां बैठा है ना, इसके नीचे एक नेल है। कील इसको चुभ रहा है, वो चुभ रहा है इसलिए ये रो रहा है। कहता तो फिर ये यहां से उठ क्यों नहीं जाता? अगर इसको दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो ये उठ क्यों नहीं जाता? कहता इतना भी नहीं हो रहा है कि ये उठ जाए। असल में चाहे दर्द हो, चाहे प्लेजर पाने की इच्छा हो, जब तक वो बर्निंग नहीं होगी, जब तक वो बड़ी नहीं होगी, तब तक आप कोई भी स्टेप नहीं ले पाओगे। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम स्टेप तब तक नहीं ले पाते, एक तो हमारी बर्निंग डिजायर नहीं है, दूसरा हमारा बिलीफ नहीं है उसके प्रति। करेक्ट। हमने सुना है, मेरा बिलीफ नहीं है उसके प्रति। तो हम, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हो, आपके इवेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, तो वहां पे आप देखोगे लोगों को ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी बिल्ड हुई है। वो आसपास में टेस्टिमनीज देख रहे हैं कि अच्छा तुमने ये वाला मैनिफेस्ट किया, तुमने ये वाला मैनिफेस्ट किया, तुमने ये किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टेस्टिमनी मिल रही है तो बिलीफ डेवलप हो रहा है। लेकिन वो इंसान जो उसको ऑकल्ट समझ रहा है, 2 दिन करने के बाद छोड़ दे रहा है, पूरी जिंदगी की। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, मैं दोबारा देना चाहूंगा। वहां हम बात कर रहे थे कि एक कोई शिष्य थे, वो अपने गुरु के पास आए मेडिटेशन के लिए। काफी दिन हो गए उन्हें मेडिटेशन करते हुए। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, उन्होंने कहा जी काफी दिन हो गए, ध्यान नहीं लग रहा, मेडिटेशन नहीं हो रही। तो उनके गुरु ने उनको बिठाकर सामने बुलाकर कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें 78 जन्म लगे हैं ये रियलाइज होने में कि मुझे मेडिटेशन करनी है, और अब 11 दिन में तुम सोच रहे हो कि मुझे जो है मैं बुद्ध हो जाऊंगा। अभी भी बुद्ध ही हो, बुद्ध नहीं बने। तो वो हम इतनी जल्दी कई बार रिजल्ट चाहते हैं। अब यहां पर मैं एक और कॉन्ट्रडिक्शन देना चाहूंगा कि जल्दी रिजल्ट मिल भी सकते हैं। किसको? जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई है। एक बुक है, आपने जरूर इस पे कभी ना कभी बात की होगी, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। इसने लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूं, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। इस बुक में हमारी पूरी वाइब्रेशनल, एज अ वाइब्रेशनल बीइंग हमको दिखाया गया है, 0 वाइब्रेशन से लेके और 1000 वाइब्रेशन तक बताया गया है। तो अगर मैं सारा दिन गुस्से के वाइब्रेशन में हूं, अगर मैं सारा दिन जेलसी के वाइब्रेशन में हूं, मैं एंगर के मोड में हूं, नेगेटिव इमोशंस में हूं, डॉक्टर फहाद बशीर बोलते हैं 2 ही तरह के इमोशंस हैं, एक है लव और एक है एंगर, फियर, सॉरी, लव एंड फियर। देयर आर ओनली बेसिक 2 इमोशंस। अगर आप कहो कि नहीं और भी इमोशंस होते हैं, जेलसी होती है, वो भी फियर के कारण होती है। अगर आप कहो नहीं हैप्पीनेस भी होता है, वो लव के कारण होता है। देयर आर ओनली बेसिक 2 इमोशंस, लव एंड फियर। वो इंसान जो कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशनल लेवल पर नहीं है, मतलब मैं चाह तो रहा हूं कि मैं ये पालूं, लेकिन मेरी वाइब्रेशन वहां पे, मैं हूं नहीं वो। तो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। ट्रू। मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए। अरे भैया, ऊपर वाले ने पैक कर दिए, अब बनो भी तो उसके लायक। उसके लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जब कर्म से ही मिलता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है? कर्म फिजिकल एक्शन भी है, कर्म मेंटल एक्शन भी है। तो यहां से who you are attracting that particular thing, people, situations. एक कोई लेडी मेरे पास आई, वो बोली कि बड़ा खराब हस्बैंड मिल गया, मैं कुछ और डिजर्व करती थी। काउंसलिंग में मैंने कहा जी मिलता तो वही है जो हम डिजर्व करते हैं।
करेक्ट, मुश्किल लगता है थोड़ा, झटका लगता है, क्योंकि हम उनके बिलीफ को, हम उनकी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं ये बात बोल के। हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हम ठेस पहुंचा देते हैं कई बार ये बात बोल के कि हम वही पाते हैं जो हम डिजर्व। मैं तो इससे पता नहीं कितना ज्यादा बढ़िया डिजर्व करता था, मैंने तो कितना काम, अरे जितना हमने काम किया उसका विपरीत कई बार हमने मेंटल नेगेटिव एक्शन कर दिया है, नेगेटिव कर्मा कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमें मिला। तो यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग। आप क्या हो, ह्यूमन बीइंग आप क्या हो, वही आपकी जिंदगी में निकल करके आएगा। तो अगर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंगर की है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जेलसी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद गुस्सा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आप किसी से प्रेम का भाव नहीं रख पा रहे हो, तो आप उस वाइब्रेशनल लेवल पर हो। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, शेयरिंग, बिना कुछ इच्छा के आप बांटते हो दुनिया के साथ, आप हाई हो। मैं कहता हूं भूल जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो डिजर्व करते हो आप वहां पहुंच जाओगे। फिजिक्स वाला जो डिजर्व करता है वो वहां है, रॉबर्ट कियोसाकी जो डिजर्व करता है वो वहां है, मार्क जुकरबर्ग जो डिजर्व करता है वो वहां है, अमित कुमार जो डिजर्व करता है वो वहां है, अनुराग ऋषि जो डिजर्व करता है वो वहां है। हम जो डिजर्व करते हैं हमारे पास वो है। अगर मैं कहता हूं मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, हो सकता है, लेकिन अभी मैं उस लेवल का कर्म नहीं कर रहा हूं यहां से, मेंटल एक्शंस मेरे वो नहीं है, कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं जो है मैं उस स्टेट में नहीं हूं। तो अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है, हाई करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड, शुक्र करो। क्या मजेदार बात है, हम यहाँ बैठे हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शुक्र नहीं है क्या? आपसे हाथ मिला है, मेरा भी हाथ ठंडा हो गया बिल्कुल ऐसे। क्या मजेदार, मतलब हर चीज का शुक्र अदा, जब इंसान, शुक्र हम किस चीज का करते हैं अमित भाई? जो हमारे पास है उसका। जब हमारे पास वो नहीं होता तो भी हम शुक्र करते हैं, तो भी हमारे माइंड को सिग्नल यही जाता है कि ये तुम्हारे पास है। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, 1% नहीं करता। जितना हम रियलिटी में डरते हैं उतना ही हम इमेजिनेशन में भी डरते हैं, और इमेजिनेशन इज मोर विविड देन रियलिटी। इमेजिनेशन में हम ज्यादा डर जाते हैं। करेक्ट। मतलब हम सब एडल्ट्स बैठे हैं, कई बार जो फैंटेसी इमेजिनेशन में हो जाती है रियलिटी में नहीं होती। बिल्कुल, राइट या रॉन्ग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इमेजिनेशन में भी वही केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। अगर आप यहां से खुश हो तो भी वही केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। और मैं अक्सर एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस स्टोरी सुना के ओशो से सुनी थी मैंने, जिंदगी का बहुत कुछ उनसे सीखा है। एक स्टोरी सुनाते हैं डायोजनीस की, कि सिकंदर जो है, सिकंदर हिंदुस्तान जीतने के लिए निकल पड़ा। उसको पता चला कि कोई एक सेंट है, कोई बाबा है, कोई फकीर है, डायोजनीस नाम है उसका, बड़ा खुश है। ऐसा है जैसा दुनिया का राजा वो, सिकंदर ना हो। सैनिकों ने बताया, भैया ये कैसे हो सकता है, अपने पास सारी दुनिया, फौज फाटा, हम पता नहीं अपन क्या क्या जीत के आ रहे हैं, हमसे ज्यादा खुश कोई। पहुंचता है, कहते हैं वो जो डायोजनीस था कपड़े वपड़े भी नहीं डालता था, समंदर किनारे लेट के धूप सेका करता था, लेटा हुआ था। सिकंदर पहुंचा, उसने कहा तुम हो डायोजनीस? उसने कहा हाँ। उसने कहा सुना है तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं दिखता, कपड़े तक नहीं है, और मेरे पास तो इतना साम्राज्य और फौज फाटा और पता नहीं क्या क्या है मेरे पास, और तुम बहुत, मैं इतना खुश नहीं हूं जितने तुम हो। तो उसने कहा कि खुश होने के लिए ये चीजें नहीं चाहिए, तुम अभी खुश हो सकते हो। वो उससे काफी देर कन्वर्सेट करता है। सिकंदर को लग जाता है यार वाकई ये बंदा ना मतलब मस्त है, इसके पास, इसको जो चाहिए, इसके पास आनंद की वो अनुभूति है। सिकंदर उसको बोलता है कि जो जाने से पहले कहता है, एक दिन मैं भी जरूर डायोजनीस होना चाहूंगा। एक दिन मैं भी जरूर डायोजनीस होना चाहूंगा, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में मुझे सिकंदर नहीं, मुझे डायोजनीस बनाना। डायोजनीस बोलता है उसके लिए अगले जन्म की जरूरत नहीं है, कपड़े उतार और लेट जा मेरे साथ, तुम अभी डायोजनीस हो सकते हो, अगले जन्म की जरूरत नहीं है। सिकंदर कहता है माफ करना, मैं इस जन्म में तो नहीं हो सकता, मुझे जाना है। तो डायोजनीस का जवाब होता है तुम किसी जन्म में भी नहीं हो सकते, फिर अगर हो सकते हो तो तुम आज ही हो सकते हो, क्योंकि इसके लिए कुछ चाहिए नहीं है। कहता मैं नहीं हो सकता, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। कहता हाँ, तूने धूप रोक रखी है, जरा साइड हो जाओ और धूप आने दे, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिल रही है। तो आपको जो खुशी का एहसास, आनंद की अनुभूति है ना, वो किसी भी चीज से मिल सकती है। मैं आपके साथ बैठा हूं, बातें कर रहा हूं, पता है बीच में 15 बार गूज़बम्प्स आए हैं, रोंगटे खड़े हुए। ये जो हमारी कन्वर्सेशन लगभग 1 घंटे की हो चुकी होगी, इस 1 घंटे में हम में से किसी को भी याद नहीं है कि हमारी जिंदगी की स्टेट क्या है। तो 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर 3.8 मिलियन नए सेल्स आते हैं, आपको पता है?
एक गूगल कीजिएगा, एक सेकंड में 3.8 मिलियन सेल्स आते हैं एक सेकंड में। एक घंटे में करोड़ों सेल्स आते हैं, अरबों सेल्स आते हैं। हमारे जो इस टाइम एक घंटे के जो नए सेल्स आए हैं ना, बड़े क्रांतिवीर आए हैं वो। हमने जो एक घंटा गुजारा है, हमें पता नहीं है जिंदगी में कहां बाहर क्या हो रहा है। भैया धूप है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। क्यों? क्योंकि हमारी जो करंट स्टेट है, इसने हमारे नए सेल्स को प्रोग्राम किया। और यही आपकी जितनी ऑडियंस सुन रही है, जितने लोग इसको सुन रहे हैं, अगर वो इसमें खोए रहे होंगे तो आपने अपनी एक नई स्टेट को प्रोग्राम किया है, अभी अपनी स्टेट को बदला है। आप भी डायोजनीस हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, ये भी हो सकता है। इसलिए हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी जिस चीज को पाना है वो अपनी स्टेट को हासिल करना है। कभी भी किसी भी मोमेंट, जब भी आप डिप्रेशन, स्ट्रेस या किसी भी इस तरह की स्टेट में हो, सिर्फ एक चीज सोचना कि अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है अमित भाई, तो मेरा जो नया सेल आ रहा है ना वो इस थॉट को लेकर के बीमार हो रहा है, मुझे उसको अच्छी स्टेट देनी है। तो आपने पूछा कैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सिर्फ अपनी स्टेट को बदल लो। और इसके लिए मैंने कुछ एंकर रखे हुए हैं। अगर मुझे कभी भी कुछ नेगेटिव या कुछ भी ऐसा, तो मैंने ये एंकरिंग सेट की हुई है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। और जब स्टार्टिंग में मैंने इस प्रैक्टिस को करना शुरू किया तो मैंने यहाँ बैंड बांध लिया था, एक मतलब मोली हम उसको बोलते हैं, वो मोली बांध ली थी। उससे मुझे याद, मैं जब भी देखता था तो अब भी अगर मुझे कुछ लगता है कुछ, हाँ मैं ऐसे, हाँ मैं वापस चला, एंकर हो जाता है। ये एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है एंकरिंग, एनएलपी की। तो किसी भी चीज से आप एंकर कर सकते हो। मैंने कुछ एक दो चीज बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने कुछ एक दो चीजों को अपनी मुट्ठी में एंकर कर रखा है। जब भी मैं ऐसे करता हूँ वहां पहुंच जाता हूँ, जब भी मैं ऐसे करता हूँ कहीं और पहुंच जाता हूँ। तो मैं अपनी स्टेट को बदल लेता हूँ। कई बार होता है ना, ऐसे बारिश आती है, बचपन का कोई इमोशन ट्रिगर कर जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो मिट्टी की खुशबू से हम बचपन से अटैच है। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली। वो एक जोक भी है, कई बार बोला जाता है, यार वो कुत्ते को देख के याद आया तेरे भाई का क्या हाल है। मतलब क्यों? क्योंकि हम उससे एसोसिएट, मजाक की बात है, लेकिन असल में हम अपने आप को हमने एंकर कर रखा है बहुत सारी चीजों से। बीमारी का नाम पड़ते ही एक पर्टिकुलर स्टेट, वही अगर पता चले कि रिपोर्ट मेरी नहीं थी, मेरे दुश्मन की थी, स्टेट चेंज हो जाता है। हाँ। रिपोर्ट तो बदली नहीं, बदला क्या? मेंटल स्टेट। जैसे अगर किसी गाने को हम सुनते हैं तो हम पुराने यादों में चले जाते हैं कि यार ये तो उस जैसे अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर करके मुस्कुरा रहे हो। मैं गाना भी समझ गया हूँ। मैं गाना भी समझ गया हूँ, कहाँ पहुंच गए हो, है ना? वो भाभी जी बेटे मैं बता नहीं रहा हूँ, समझ गया हूँ। तो नहीं, सीरियसली ऐसा होता है। वो पुराने गाने छैया छैया सुनो, वहीं पहुंच जाते हैं हम। सुखविंदर और वो शाहरुख खान और वो हमारे टाइम के कुछ गाने थे, वो एल्बम्स आया करती थी उस टाइम पे, सोनू निगम की दीवाना आई, है ना? ऐसे अभी भी वही है ना, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में यादों में तेरी, वो वहीं पहुंच जाता है। हमारे वक्त, हमारे सेम ही, अच्छा सेम ही वक्त है। फिर और क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि हमें अपनी स्टेट को चेक करते रहना चाहिए। कभी भी कुछ ऐसा जो हमारे आने वाले सेल्स को नेगेटिवली प्रोग्राम कर सकता है, एंकर कर लो, चेंज कर लो, अपने थॉट को चेंज कर लो। और कुछ नहीं कर सकते, अमित जी का वीडियो देख लो। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में आ चुके हैं इस पूरे सेशन के, जिसमें हम बात करने वाले हैं रैपिड फायर की। लेकिन ये रैपिड फायर क्विक रैपिड फायर नहीं कि वन वर्ड में आंसर नहीं देना आपको, ठीक है? फायर है, रैपिड को छोड़। तो बेसिकली हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो हमने बात की है उसी को कंक्लूड करेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में वापस से आएंगी और मे बी इट विल हेल्प देम टू have the revision of this entire podcast also। तो मेरा जो पहला जो सवाल है वो ये है कि आपकी जो कोचिंग की जो पूरी जर्नी है, उसकी आपकी जो बेस्ट मैनिफेस्टेशन की जो स्टोरी है वो क्या है? वो सबसे बड़ी तो यही है कि मेरा YouTube चैनल डिलीट हो गया था और मेरा चैनल वापस आया। और मुझे मेरी फैमिली के एक मेंबर को, हो सकता है मेरा वो कभी कभी डगमगाया भी हो, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, और अगर आप मेरा वो थैंक यू वीडियो देखोगे, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी, सबसे पहले मैंने इनका थैंक यू किया, फिर इनका थैंक यू किया, सागर जी का, आपका। क्योंकि मुझे लगता था कि इतने सारी पॉजिटिव सोल्स, इतने सारे अच्छे लोग, बात कैसे नहीं बनेगी? कमाल है। मतलब इतने सारे लोग, अगर पीछे एक एम्स्टरडेम में कोई एक इवेंट हुआ था, वहां कितने हजार लोग साथ में थे, उन्होंने क्लैपिंग की, तो एम्स्टरडेम में रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक मेजर किया गया लोगों की तालियां बजाने से, इतनी हाई वाइब्रेशन हो गई थी। मैंने कहा जब इतनी पावरफुल सोल्स मेरे साथ हैं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो वो अलग बात है कि जब हम अपने आप को एक बिलीफ देते हैं ना कई बार, तो वो यूनिवर्स पूरा का पूरा उसके लिए जुट जाता है। किसी की मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है, किसी की देर से होती है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपका वाइब्रेशनल लेवल क्या है। आपके बैट में पावर है 200 की, तो 200 के हिसाब से बॉल जाएगी। आपके बैट में पावर है 1000 की, तो 1000 के हिसाब से जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस हाई वाइब्रेशन पे हो, इसलिए मैंने वो बुक बताई, डेविड हॉकिंस, अभी चित्रेश जी ने बताया, उनका ऑथर है, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड।
जरूर चेक कीजिए कि आप किस वाइब्रेशनल लेवल पर हो। तो मैंने चैनल वापस पाया, और ऐसा ही नहीं बल्कि हमारे पास जब कोविड हिट हुआ तो क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, यूट्यूबर, तो मैं मतलब वैसे ही कह देते हैं लोग, लेकिन मैं ट्रेनिंग्स करता हूं। तो जब कोविड हुआ तो मुझे लगा कि यार हमारा तो काम ही पब्लिक स्पीकिंग का है, गैदरिंग नहीं होगी कैसे, तब ये जूम वूम इतना नहीं पता था। तो जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यार, काम तो मैं बहुत कर रहा हूं। मैंने अपने आप को रेगुलर यही विजुअलाइजेशन दिया, यही बिलीफ दिया, और मैं अपने आप को काम करता हुआ देखता भी कि मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग हैं, बोल रहा हूं लाखों। तो मुझे लगा यार ये तो दुनिया का तू इस पेंडेमिक को थोड़ा बदल देगा कि कैसे। एक बार तो मुझे ये भी लगा, तो मैंने कहा नहीं यार, चट्टानें हिल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना विश्वास नहीं है, मैंने वो लिखना शुरू किया रेगुलरली, उसको विजुअलाइज कर, उसको इंटेंस फीलिंग देनी शुरू की, उसकी इनकम से आने वाले पैसे को देखना शुरू किया कि वो क्या क्या वैल्यू ऐड कर रहा है लाइफ में, मेरी में और लोगों की लाइफ में। तो आप यकीन मानो, जितना काम मैंने उस लॉकडाउन के 3 महीने में किया, उतना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। ये एग्जैजरेशन लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। मैंने इतने इवेंट्स किए, मतलब ऊपर कोट डाल के और नीचे मैं बैठ, क्योंकि कोविड अब कैमरा वेबकैम चल रहा है और आप इवेंट पे, सुबह का इवेंट, शाम का इवेंट। अब मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं इवेंट के लिए जाता हूँ तो मेरे 3 दिन लगते हैं एक दिन का इवेंट में, तो फ्लाइट लेनी, जाना, आना, पहुंचना। अभी पीछे एक इवेंट था साउथ में, तो वहां जाने आने में ही 4 दिन थे, इवेंट अलग था 2 दिन का, तो 2 दिन के इवेंट के लिए 6 दिन देने हैं। यहां मैं 2 दिन लगा के 6 इवेंट कर पा रहा हूँ। सुबह अलग इवेंट है, शाम को अलग इवेंट है, सबको टाइम। तो मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन मैंने 3 महीने में 100 इवेंट किए। 100। और मतलब आप सोचो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो माइंड में एक बिलीफ डेवलप हुआ, मैंने उसके अराउंड चीजें सोचनी शुरू की, काम करना शुरू किया। इट हैपेंड। अमेजिंग, अमेजिंग। तो आपके लिए व्हाट डू यू थिंक, जो मॉर्निंग रिचुअल जो आप प्रेफर करते हो, इज इट मेडिटेशन और अफर्मेशन राइटिंग? देखो, मैं सुबह उठकर ना, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना ज्यादा देर तक मौन रह सकूं, विचारों से भी। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरी कैपेसिटी, या जो मैं कहूं कि ये 35-40 मिनट्स की हो गई है। मैं उठ करके अपने बेड पर आराम से बैठ जाता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वर विज्ञान को बहुत मानता हूं, और स्वर विज्ञान की हर एक चीज को फॉलो करता हूं। बाकायदा नोट करता हूं कोई भी काम शुरू करने से पहले, कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कहते हैं भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को दिया था। हमारी चीजों में बहुत इंपैक्ट डालता है। हमारी 72,000 नाड़ियां चल रही हैं शरीर में, मेडिकल साइंस के पार सोच के अभी ये परे चीजें हैं। धीरे धीरे ये मैं ही नहीं कह रहा हूं ये नहीं है, धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा, लेकिन अभी वो इस चीज को नहीं मानते। वो सिर्फ वो ये जो वेन्स जो दिख रही हैं इन्हीं को मानते हैं, वो जिनमें प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, मैंने कहा यार अगर हम, वो कहते हैं ऑक्सीजन ही हमें चला रही है, मैंने कहा अगर ऑक्सीजन ही चला रही है तो फिर 25-30 सिलेंडर तो मैं रख के जाऊंगा कि जिस दिन जाऊं ये लगाते रहना, ठोको ताली, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि चला तो प्राण रहा है, वो तो वेन्स में नहीं है। वो कहां प्रभावित हो रहा है? वो उन 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है। तो वो 72,000 नाड़ियां, उनमें भी 3 नाड़ियां बहुत अहम है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा हमारी लेफ्ट, पिंगला हमारी राइट, सुषुम्ना उन दोनों के मध्य में। आप अभी भी चेक करो, आपकी एक नॉस्ट्रल चल रही होगी, लेफ्ट या राइट? मेरी राइट चल रही है, मैं एजिटेशन के मोड में उस टाइम, मेरी लेफ्ट चल रही है। आप कामनेस के मोड में उस टाइम, आप सुन रहे हो, आराम से बैठे हो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जब जो हमारी लेफ्ट नाड़ी है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, इड़ा नाड़ी। हमको कोई भी रिलैक्सेशन का काम करना है तब करना है जब ये एक्टिव हो। हमको कोई भी वीर रस की कविता गानी है तब करनी है जब ये एक्टिव हो। और दिन में हर 2 से 6 घंटे में ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों नाड़ियां एक से दूसरे में शिफ्ट होती है, और शिफ्ट के बीच में सुषुम्ना चलती है। हम कई बार हमने बोला ना, दिन में कई बार कई बातें बोल दो, सच हो जाती है। उस टाइम पे सरस्वती जुबान पे, एक्चुअल में उस टाइम पे सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ उठता हुआ एक स्पाइरल, जिसको हमने कुंडलिनी भी बोला है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो सुषुम्ना। तो आगे चली गई बात, कहने का मतलब है कि मैं अपने दिन की शुरुआत इस बात से चेक करके करता हूं कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिवेट है, उस साइड से मुझे उठना है, मुझे वो पैर सबसे पहले रखना है जो मेरी नॉस्ट्रल, क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो हो रही है मेरी बॉडी में। अभी इन चीजों को साइंस के लिए समझना, इंसान के अंदर आत्मा को, इन सब चीजों को अभी बल्कि बड़ी बेसिक सी एक चीज है अमित भाई, हम क्योंकि हम थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहां पर आप देखोगे एक इंसान को प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं धरन होती है। हाँ, करेक्ट। ना भी डिग जाना। हाँ, करेक्ट। आप डॉक्टर, आप मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मानते ही नहीं हो तो विद ड्यू, वो आपको पेट की दवाई 25 दिन भी वो दवाई खाते रहो, वो नहीं ठीक होगी, लेकिन वो इंसान जो आपकी धरन को मल देता है,
हाँ। या वायु से या लेट करके टांग उठा कैसे भी उसको बैलेंस करता है, वो एक बार की एक्सरसाइज में हमने खुद कई बार करवाया। Correct, हमारे बॉडी के अंदर 5 अलग अलग वायु है, अपान व्यान उदान समान। वो सब वायु का बैलेंस जो है हमारी नाभि में है। अपान उदान 2 वायु अलग अलग शरीर को बांटे हुए हैं। वो जो वायु का प्रवाह ऊपर हो जाएगा वहां चढ़ जाएगी। भारी चीज उठाने से, झटका लगने से, डर लगने से, धरन डिसबैलेंस। कोई है ही नहीं मेडिकल साइंस, बिल्कुल मानते ही नहीं वो, बिल्कुल भी। लेकिन वो असल में वायु है। और आप इसको तो बल्कि महसूस किया जा सकता है कि अपने फिंगर्स को अपनी नाभि के ऊपर रखो, धड़कन टप 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 करेगी। अगर वो ऊपर है, धरन ऊपर चढ़ी हुई है, अगर नीचे है तो नहीं। तो गट हमेशा डिसबैलेंस रहेगा जिसकी धरन नीचे। मेरी मदर करती थी इसको। अच्छा, वाह, फिर तो हम बड़ी सही जगह। वाइब्रेशन कैसे मैच हो रही है, वही एग्जांपल निकल के आया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि वो 72,000 नाड़ियां हमारे प्राण को प्रवाह कर रही हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। अगर उनके हिसाब से अपने दिन को मैनेज किया जाए थोड़ा सा, कि अगर मुझे खाना खाना है तो कौन सी नाड़ी चल रही हो खाना है, वो डाइजेस्ट कब हो जाएगा। पिंगला में सूर्य नाड़ी है, तेज चल रही है। ये चंद्र नाड़ी है, लाइट है, ठंडी है। जब भी आपको बुखार, किसी भी इंसान को दुनिया में कभी भी बुखार हो, किसी भी तरह का, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो करते रहो। बस दिन में कोशिश करो कि आधा घंटा आपको सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेनी है। लेफ्ट से लेनी, लेफ्ट से छोड़नी, लेफ्ट से। ये चंद्र नाड़ी है, ठंडी होती है, इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। आपका जो अंदर बुखार है किसी भी तरह का, मैं कहता हूं भगवान करे आपको कभी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कभी परेशानी होती हो तो इसको आजमा के देखना। लेफ्ट नाड़ी से सांस लेनी शुरू करो, आप देखोगे बुखार में रिडक्शन मिलेगा। बीपी हाई हो रखा हो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो। बीपी लो रखा हो, राइट, ये अग्नि है, सूर्य नाड़ी, पिंगला फायर का एलिमेंट है। मैं अपने दिन की शुरुआत स्वर विज्ञान से करता हूं, उसको समझ करके थोड़ा। मैंने बल्कि इस पे अभी रिसेंटली कोर्स भी बनाया है। तो मुझे था कि ये चीजें जन जन तक पहुंचे और बहुत ही नॉमिनल इसमें, मतलब हर एक इंसान तक हम इसको पहुंचा सकें। और अभी 2-3 दिन में हमारी वेबसाइट पे वो बल्कि लाइव भी होने वाला है। अमेजिंग। मैं चाहता था सब लोगों के पास, तो इससे मैं शुरुआत करता हूं अपने दिन की। और फिर धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर मौन में बैठूं, शांत रहूं, जितना हो सकता है उतना शांत रहूं। शांति सिर्फ मुंह की नहीं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो पहले करते थे कि मौन व्रत रखते थे। मौन व्रत रख के उनको कुछ मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का मौन नहीं है, मौन का मतलब विचारों का मौन है। शब्द बोल लो कोई बात नहीं, वो मौन व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन विचार नहीं आने दो। रिलैक्स। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी आती जाती सांसों को देखो। अमेजिंग। शांति से बैठ जाओ। तो उससे मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। बहुत ही सुंदर यार, अमेजिंग यार। बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला। ये एस्पेक्ट भी मेरे को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अगला सवाल मेरा ये कि व्हाट डू यू प्रेफर मोर? आपको क्या लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, विजुअलाइजेशन करना या अफर्मेशन राइटिंग करना? मुझे ऐसा लगता है कि एफर्मेशन LKG है और विजुअलाइजेशन PhD है। ओह वाह। क्योंकि विजुअलाइजेशन बिना एफर्मेशन के हो नहीं सकती। आप जिसको विजुअल समझ रहे हो, एक्चुअल में उसमें एफर्मेशन इंक्लूडेड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई इंसान भाव कुछ और ले रहा है, लेकिन वो बोले जा रहा है। तो कई बार एफर्मेशंस करने वाले ये मिस्टेक कर जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा। इस कैच से मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले पार्टिसिपेंट्स को 100x रिजल्ट्स दिए हैं। ये कैच ये है कि जब भी मैं एफर्मेशंस बोलता हूं तो मेरा कॉन्शियस उसमें इन्वॉल्व है। कहां कॉन्शियस भी इन्वॉल्व है? करेक्ट। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। मेरा कॉन्शियस इन्वॉल्व है। जबकि मुझे तो कॉन्शियस को हटाना है, अगर मुझे सब कॉन्शियस में कुछ भेजना है तो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लिविंग लाइक अ किंग, और मैं उसको सुन रहा हूं, तो अब मेरा कॉन्शियस नहीं है। अगर मैं एफर्म कर रहा हूं तो मेरा तो कॉन्शियस बात कर रहा है यार। करेक्ट, एफर्टलेस हो रहा है। एफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन अगर आप करते हो, विजुअल उसको, क्योंकि आपका दिमाग एफर्मेशन से ज्यादा वो तो उसके लिए तो सब चीजें पिक्चर्स में ही स्टोर्ड है ना। उसने तो वर्ड्स में स्टोर ही नहीं कर रखी। मैं एप्पल बोलूं तो आपके दिमाग में APPLE लिखा आएगा या सेब की फोटो आएगी। उसने सब कुछ विजुअल्स में स्टोर किया है, उसकी लैंग्वेज ही विजुअल है। तो सब कॉन्शियस को अगर आपने सही से प्रोग्राम करना है तो एफर्मेशंस की जगह विजुअलाइजेशंस कीजिए। एफर्मेशंस हमको एक गाइड जरूर करती हैं। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद अली का, कैशियस क्ले रिंग में आता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो उसको एक फीलिंग देता था, उससे रिलेटेड उसके पास एक इमोशन, एक फीलिंग आ जाती थी। लेकिन अगर मुझे अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना है कहीं ना कहीं, वो कॉन्शियस के लिए, मैंने अभी मैच लड़ना है, बहुत बढ़िया।
अगर मुझे कुछ चेंज करना है अपने इंटरनल बिलीफ को, किसी चीज को, तो मुझे विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं रोर करता हुआ जा रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं। उस चीज को अगर मैं देखूंगा ज्यादा बढ़िया, ज्यादा आसान हो जाएगा। करेक्ट, अमेजिंग, वेरी गुड। मैं भी खुद मैं एक टेक्निक बोलता हूँ, वो मूवी मेकिंग मेथड मैं लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि व्हाट यू वांट, ट्राई टू बिल्ड अ मूवी, यू आर द हीरो, और उसके अराउंड एक मूवी बनाओ और उसको डेली विजुअलाइज करो। आई मीन गूज़बम्प भी आएंगे आपको, वो महसूस भी होगा, और ये इतनी इफेक्टिव है। मैं आई हैड बीन डूइंग इट consistently and this is one of the most effective technique I most effective। मैंने पहली बार जब इस टेक्निक को सुना था, मैंने इनको डॉक्टर जो डिस्पेंजा से, शायद आपने अपना अच्छा सा और कुछ डिजाइन किया हो, मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इसको मेंटल मूवी टेक्निक बोलते हैं, और उसमें इन्होंने लगभग 270 एविडेंसेस दे रखे हैं जहां पर इन्होंने लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस तक को ठीक किया है मेंटल मूवी टेक्निक से। वाओ। और आप देखोगे जब आप यू आर द प्लेसिबो और बिकमिंग सुपर नेचुरल, उनकी एक बुक है, हाँ। उस बुक को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर उन्होंने बकायदा उनके प्रिंट आउट्स भी लगाए हुए हैं, उनके मेंटल सारे ECG EEG सब रिपोर्ट्स भी लगाई हैं, उनके वो जो थर्मोग्राफिक जो वो होती है इमेजेस वो भी लगाई हुई है। तो अगर आप मेंटल मूवी बड़ी पावरफुल चीज है, और नो डाउट कि आपके लोगों को इससे रिजल्ट मिल रहे होंगे, नो डाउट। तो अब बात करते हैं कि अगर एक कॉमन सवाल भी आता है कि अगर किसी को अपनी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी वो शुरू करनी है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए? उसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि उसको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। वो भूल जाए मैनिफेस्टेशन, वो भूल जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाऊंगा वो 5 मिनट लगाऊंगा, बाकी के पूरा दिन में क्या हूं वो मुझे वापस खींच लेगा। तो मुझे अपनी स्टेट बदल, जैसे मैंने बोला मूड बदलना है, सबसे पहले स्टेट बदलना है, तो मुझे अपनी वाइब्रेशन बदलनी है। वाइब्रेशन कैसे बदली जाएगी, आपने बहुत सारे वीडियोस में बताया। कई लोग इस बात को बताते हैं कि वाइब्रेशन बदलने के लिए मुझे हायर लेवल पर जाना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हायर लेवल पर लेकर के जाती है? द लॉ ऑफ शेयरिंग, जितना बांटोगे आपको ऊंचा लेकर के जाता है। द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, जितना शुक्र अदा करोगे आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाता है। तो नेचर के साथ कनेक्ट करो, नेचर की वाइब्रेशन बहुत हाई है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल है। करेक्ट। मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अर्थिंग को लेकर के कि अर्थिंग कैसे हमको हील करती है। तो अगर आप देखो, अगर आप जमीन को टच करो ना, आपकी बॉडी जो है वो ग्राउंडिंग की स्टेट में चली जाती है। आपकी बॉडी, उसको बोलते हैं 0 वोल्ट स्टेट। और आपको एक फैक्ट बताता हूं कि हमारे अंदर बहुत सारी डिजीजेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है इन्फ्लेमेशन। हाँ, करेक्ट है ना। इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है हमको? एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारी बॉडी में लगातार माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। उन प्रोसेसेस से क्या होता है, हमारा एक सेल है, वो सेल टूट जाता है, क्योंकि वो ना सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अंदर 50 तरह की प्रक्रियाएं, सैकड़ों मिलियंस ऑफ प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन प्रक्रियाओं के चलने से वो सेल टूट जाता है। सेल टूट के सिंगल हो जाता है। अब जो सिंगल सेल होता है वो दूसरों को भी सिंगल करना चाहता है। छड़ा आदमी तुम्हारी कैसे, तुम्हारी भी तोड़वाऊं, क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरे साथ घूमने नहीं जाने देती। करेक्ट, मजाक की बात है। करेक्ट। लेकिन वो सिंगल सेल बाकियों को भी सिंगल करता है, यानी उनको भी बीमार बनाता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं जो सिंगल है वो बीमार है, सेल की बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं कर रहे। वो उनको तोड़ता है, उसको सिंगल करता है, तो वो सेल्स हमारे उनको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो जो फ्री रेडिकल्स, जिनको जो फ्री हो गए, सिंगल फ्री होता ना, मैरिड फ्री नहीं होता। हूं कर रहे हो आप, भाभी जी बैठी हैं इसलिए कर रहे हो। घर में हूं ही करता हूं ना मैं। तो जो सिंगल है वो फ्री होता है, फ्री रेडिकल। जो डबल सेल होता है वो फ्री नहीं होता। तो जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो वो अपना एक जो मॉलिक्यूल होता है वो उस सिंगल सेल को दे देता है, जो फिर से डबल हो जाता है। डबल का मतलब हेल्दी, वो हेल्दी सेल हो जाता है। अब वो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं हमको ग्रीन टी से मिल जाते हैं, हमको कई तरह के ड्राई फ्रूट से मिल जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, कई तरह के फ्रूट से हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं धरती से। जब आप बेयरफुट धरती के कांटेक्ट में आते हैं, समंदर, पहाड़, रेत, मिट्टी, घास, आप इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहां से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आपको मिलते हैं। समझ रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव होके आपका हेल्दी सेल बनता है। तो ग्राउंडिंग एक ऐसी टेक्निक है, अर्थिंग, जब आप उस अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो फ्री रेडिकल्स को प्रवाहित करती है। और ये नेचर जो हमको हील कर सकती है ना, ये दुनिया में इसीलिए जब कोई इंसान बीमार होता है, पहले सुना मूवीज में कहते थे इनका हवा पानी बदलो इनको, बल्कि 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ मजाक कर रही थी, वो कहती है आजकल ऐसे डॉक्टर है ही नहीं,
कोई कहता ही नहीं हवा पानी बदलो सब कहते हैं दवाई खा लो, चले गए पहाड़ों में ले जाओ, घुमा जैसे लाओ। पहले ये भी बोलते थे ना कि अगर कोई बीमार है तो उस वो नंगे पैर आप घास पे चलो तो बहुत अच्छा लगेगा, वही तो बहुत बीमारियां recovery ठीक होती हैं। होगी। आप यकीन नहीं मानोगे, इसके ऊपर प्रॉपर एक बुक है अर्थिंग, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसकी समरी जो है अपने चैनल पे अपलोड की थी लोगों को बहुत, और मैंने तो खुद अपने पार्टिसिपेंट, आजकल अर्थिंग मैट्स मिलती हैं अमेजोन पे कि आप अपने पूरे, वो खैर एक अलग चीज है, लेकिन जितना प्रकृति से कनेक्ट करोगे उतना अच्छा। और जो लोग अर्थिंग नहीं कर पाते उनको बताता हूं, जो लोगों को कोई किसी फ्लोर पे कैसे कोई, तो आप एक ट्री को हक करो, आप ग्राउंड, मतलब आपने ट्री को जैसे ही टच किया आपकी वोल्टेज 0 हो गई। उससे भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हमको मिलते रहते हैं ट्री को टच करने से। इनफैक्ट मैंने एक ट्री को अपना दोस्त बनाया हुआ है मेरे को कभी कोई ऐसी चीज होती है ना, मैं उसको बोल के आता हूं पता है क्यों? वो मुझे जज नहीं करता। ट्रू वो मेरी बात पर मेरे साथ खड़ा रहता है। तो मैंने एक पेड़ को ऐसा दोस्त बनाया हुआ है, हो सकता है आप मुझे पागल कहो, लेकिन हर एक को ऐसा पागल बनना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे वाइब्रेशनल सेल्फ को ये हायर वाइब्रेशन पर लेकर के जाता है। तो जितना हो सकता है ग्रैटिट्यूड कीजिए, बांटिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, समंदर में, पहाड़ों में, वादियों में। मतलब हमारा तो ज्यादातर समय, हमारे साथ लोकेजियन का रिजॉर्ट है अपना मसूरी में, भी हमें ले जाते हैं और हम, मतलब अभी भी हम यही चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि नेक्स्ट ट्रिप हमारा कब है। इसलिए मैंने आपको बताया ना कई सारे वेंचर्स, क्योंकि अब टाइम कहीं और देने का मन है, अपने साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने का मन है। तो हायर वाइब्रेशन पर लेकर के जाइए, बहुत तेजी से मैनिफेस्टेशन करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप मैनिफेस्ट अपने आप होता जाएगा। एक चीज, एक सवाल जो आता है नॉर्मली कि जब, आई थिंक थोड़ा पार्ट हमने कवर भी किया है कि मैनिफेस्टेशन पीरियड को चैलेंजिंग टाइम में कैसे कंसिस्टेंट करते रहें। या आपने वैसे बताया कि जो अगर उसकी बर्निंग डिजायर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोग अक्सर तो यही ज्यादा चैलेंजेस तो यही फेस करते हैं ना कि दे वांट टू मैनिफेस्ट, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही चैलेंज आता है, बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, तो वो पूरा वो को भवन में चले जाते हैं और वो सब कुछ चीजें होल्ड पर डाल देते हैं। तो उनके लिए क्या क्या तरीका है, बट शुड दे डू? हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है, समझते हो आप थोड़ी? हाँ बिल्कुल। पंजाबी में कहते हैं, ऊपर वाला देन तो पहला पांडा टो लेंदा है वो चेक करता है कि ये लेने लायक भी है या नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं यार मैं किसी और चीज के लिए बना था, कहीं और आ गया। मैं ये जो जॉब कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, ये मेरा चॉइस नहीं है, बाय चांस मैं यहां आ गया। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स, बाय चांस एंड बाय चॉइस। वो लोग जिन्होंने अपना प्रोफेशन चुना है बाय चॉइस, वो लोग जो बाय चांस किसी फील्ड में आ गए। मैंने अपने प्रोफेशन को चुना, मेरे फादर ने मुझे प्रिविलेज दिया कि बेटा तुम्हें जो करना चाहते हो तुम वो करो। मैंने चुना, मैंने चूज किया। कई लोगों को लगता है कि मैंने कुछ और करना था लेकिन मजबूरी थी, मैं कुछ और करने लग गया, मैं तो एक सिंगर, मैं तो ये, मैं तो, जो आपको बाय चांस लग रहा है, मैंने जो किया वो बाय चॉइस है। जो बाय चांस है ना, वो आपका बाय चांस है लेकिन किसी और का बाय चॉइस है। गॉड मास्टर प्लान। मेरे मास्टर प्लान को मैंने चुना है, आपके मास्टर प्लान को किसी और ने चुना है। वो बड़ी जगह भेजना चाहता है, लेकिन वो पहले चेक करता है, टो लेता है कि हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो करते नहीं हम 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट, चेक करना पड़ता है। कहता है तू बड़ी मंजिल का मुसाफिर है, लेकिन बड़ी मंजिल के मुसाफिर को, बड़ी चीज पाने वाले इंसान को कुछ क्वालिटीज तुझमें हैं, यहां चेक होंगे, और इंसान वहीं मार खा जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए बोला जाता है पेशेंस। ऊपर वाला कह रहा है सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। वो सब्र नहीं करते, नहीं, वो चेक कर रहा है भांडा, मतलब वो बर्तन जो है वो कच्चा निकला, वो कह रहा है भाई तेरे में पानी नहीं डालना, ये किसी और के लिए है। करेक्ट। तो अगला सवाल है कि व्हाइल मैनिफेस्टिंग हम अपने डाउट और नेगेटिविटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब एंड अबाउट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। क्या बात है, मुझे लगता है कि ये शायद, ये बस इसके आगे तो भगवान का नाम ही है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, जो हमारे बैच में भी आते हैं, मैं उनको 2 पर्सपेक्टिव से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला तो ये, हम क्या करते हैं, जो मैं अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूं वो मेरी अनदर रियलिटी है। हम इसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा से ऐसे समझते हैं, वो एक अनदर रियलिटी है। जिस लाइफ के स्टेज में मैं अभी हूं, ये मेरी एक और रियलिटी है। जब मैं कहता हूं कि अगर मैं बीमार हूं और मैं कहता हूं कि मैं ठीक होना चाहता हूं, या मैं ठीक हो रहा हूं, या मैं ठीक हो गया हूं,
लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तो दर्द होता है, तो डाउट आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर, आप तो बोल रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, जब दर्द आता है तो बिल्कुल ठीक सवाल है। जब दर्द आता है वो भी मेरी एक रियलिटी है, जब मैं कुछ पा लेता हूं वो भी मेरी एक रियलिटी है। क्या आप एक बेटे हो? क्या आप एक हस्बैंड हो? क्या आप एक भाई हो? कैसे? वो भी हो, वो भी हो, वो भी हो, रियलिटी है। ऐसे ही हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि मैं बीमार हूं तो मैं इससे अपना पीछा कि मैं नहीं हूं। जब तक मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा तब तक ये मेरे को बाउंस बैक मारेगा। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक सिचुएशन में मैं बीमार हूं और अनदर रेल्म में, अनदर पॉसिबिलिटी में, इसको दीपक चोपड़ा ने 7 स्पिरिचुअल लॉज में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि ये मेरी एक रियलिटी है, ये मेरी दूसरी रियलिटी है। मैं उस दूसरी रियलिटी को जब जीता हूं तो मैं 100% उस रियलिटी को जीता हूं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ मेरे पास अभी पैसे कम हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं आई एम रिच, थोड़ी देर बाद वो बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि जब नॉर्मल रूटीन में आऊंगा तब पैसे देने को है नहीं, रियलिटी तो कुछ और है। उस टाइम पर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आई एम बिकमिंग रिचर, मैं और ज्यादा मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहला तो ये, जिस करंट सिचुएशन में हो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। रेजिस्ट परसिस्ट्स, करेक्ट। जिसको आप रेजिस्ट करोगे रेजिस्ट करेगा, तो इसलिए रेजिस्ट नहीं करना सबसे पहला। दूसरा, कई लोगों को एक डाउट आता है, बड़े ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं सर 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात है, बीमारी ठीक हो जाना। मतलब हम सोचे ना कि 50 रुपए कमा रहा हूं, 200 कमा लूंगा तो ठीक है। लोग कहते हैं यार 1 करोड़ कैसे सोच लूं सर, ये तो बहुत बड़ी बात है, कैसे सोच लूं? तो मैं उनको यही 2 डाउट आते हैं, बड़ा है, बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं है, यही विश्वास डगमगा जाता है। 4 दिन में करना कैसे होगा? मैं कहता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अमित जी, आपको 5 रुपए की जरूरत है, आप मुझसे 5 रुपए मांगते हो, मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूं कि नहीं? बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल। आपको 5 रुपए की जरूरत हो, आप मेरे से मांगो 5 रुपए, तो कितने % श्योर हो आप कि मैं वो 5 रुपए आपको दे दूंगा? 100%। 100%, 200%, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप मुझसे 500 रुपए मांगो तो कितने श्योर हो कि मैं आपको दे दूंगा? 100%। अगर आप मुझसे 70 करोड़ रुपए मांगो तो कितने % श्योर हो कि आपको मिल जाएंगे? हाँ, मैं सोचूंगा। तो आप सोचो, मतलब मैं कहूंगा शायद 0, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब सपोज करो कि आपके सामने अनुराग ऋषि नहीं बैठा, आपका यही वाले दोस्त का नाम है अनंत। थोड़ा सा मैं बड़ा हूं, ज्यादा सोफा लगेगा, लेकिन मेरा नाम है अनंत। ऐसी हमारी दोस्ती है। अब आप मुझसे 70 करोड़ मांगो, कितने % चांसेस हैं कि मैं आपको दे दूंगा? 100%। 100%। पता है क्यों? क्योंकि जो 70 करोड़ आपने मांगे हैं वो अनंत के लिए 5 रुपए ही हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत सही। कहते हैं मांगने वाले की औकात देख के मत मांगो, देने वाले की जात देख के मांगो। करेक्ट। जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स रच दिया, उससे आप 10 ही करोड़ तो मांग रहे। 6,70,930 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया में अगर हैं, उसमें से 10 करोड़ ही तो मांगे हैं। उस गाने को याद कर लो, कैसे कैसों को दिया, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो जब हम मांगते हैं हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा मांग रहे हैं। आप अपने हिसाब से बहुत बड़ा मांग रहे हो, देने वाले के लिए तो वो पीनट्स भी नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ जाता ना कि मांग किससे रहा हूं, उसने जिसने ये कायनात बनाई है, उसने जिसने 80 लाख प्लैनेट्स जिनको हम जानते हैं, उससे ज्यादा तो होंगे, हम जानते नहीं हैं। हमारी पूरा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पूरा इतनी दूर तक एक्सपैंड है, वो हम जानते हैं। उससे दूर हम देख नहीं सकते। हबल देख नहीं पा रहा है। कोई नया हबल पॉइंट 2.0 आएगा, वो देख पाएगा, वो बताएगा भैया 13.8 बिलियन नहीं 670.8 ट्रिलियन पता नहीं कहां तक फैले हुए और तुम्हारी तरह के तो कई चूं चां करते हुए यूनिवर्स में घूम रहे हैं।
देख नहीं पा रहे सर, उसकी इतनी बड़ी जात है, हमारी क्या औकात है। हम डर जाते हैं, 1 करोड़, अरे बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है भैया, मटर के दाने के समान है उसके। तो ये मत सोचो मांग कौन रहा है, ये देखो देने वाला कौन। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार, बहुत सही। आपका बिलीफ 1 मिनट में बता, बस 10 करोड़। अरे उसको तो, वो अनंत को तो 38,000 करोड़ दिए हुए हैं। क्या उसके 3 हाथ हैं, आंखें 3 हैं, क्या क्या फर्क है। मैं भी वही हूं, वो भी वही है, और मैंने तो उसका बड़ा थोड़ा सा मांगा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे थोड़ी सी। तो अगर हम उस रियलिटी को, करंट को एक्सेप्ट करें, रेजिस्ट नहीं करें, और यकीन रखें कि किससे मांग रहा हूं, कितनी बड़ी चीज से, कितनी यूनिवर्स से मांग रहा हूं, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, 100% आपका कन्विक्शन डेवलप होगा, बिल्ड होगा, और वो 10 करोड़ बड़े नहीं लगेंगे, गाड़ी बड़ी नहीं लगेगी, बंगला बड़ा नहीं लगेगा, कुछ सब लगेगा कि ये तो पीनट्स है तुम्हारे लिए, मुझे भी लिफ्ट करा दो। अमेजिंग, अमेजिंग। तो क्या आप भी जो कॉन्सेप्ट है डिवाइन टाइमिंग का, डू यू बिलीव इन दैट? हाँ, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होता। हमारा जो कर्म है, उस कर्म के फल की प्राप्ति होने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि मैंने कुछ अब किया है और मिलेगा अगले जन्म में। ये बंदा गलत काम कर रहा है, इसको मिल नहीं रहा, इसको बढ़िया मिल रहा है, मिलेगा इसको। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? ये कॉन्सेप्ट यही हुआ कि हर एक चीज का एक समय है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश, अगर आप आम की गुठली लगा दो तो जब उसका सीजन आएगा वो तभी फूटेगा, उस पर फल तभी आएगा। कितनी कोशिश कर लो, एनवायरनमेंट बदल दो, कई मशीन्स लगा के इंटेंस प्रक्रिया कर दो, नहीं बात बनेगी। एक बेबी जब इस दुनिया में आएगा उसको 9 महीने 8 महीने लगेंगे। कितनी कोशिश कर लो, 1 महीने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बनने का एक प्रोसेस है। ऐसे ही जो आपने मैनिफेस्ट करना है, उसके होने का भी एक प्रोसेस है, उसकी एक टाइमिंग होगी, उसका, जिसको हम संयोग बोल देते हैं। हाँ, संयोग का मतलब क्या है? संयोग, मान लो सपोज करो मैंने किसी से 20 रुपए लेने थे, मेरे 20 रुपए उसने चुरा लिए। अब वो चुरा के चला गया कनाडा। ठीक है जी, अब मुझे कहां से मिलेंगे? इसके लिए पूरी गेम सेट होगी। वो हो सकता है किसी दिन बीमार होना पड़ेगा, होके डॉक्टर के पास जाएगा, उसको 20 रुपए पे करेगा। वो डॉक्टर किसी दिन इंडिया आता होगा, हो सकता है कोई उसको भी हीलिंग करवानी हो, इंडिया में आएगा, सुनेगा कोई अनुराग ऋषि है, उसका इवेंट ज्वाइन करेगा। वो इवेंट की हमारी फीस होती है 46,000 रुपए, वो पे करेगा। मतलब वो गए 20, घूम के कुछ और आ गए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये इस सब में एक प्रोसेस लगेगा, संयोग बनेगा। बिना संयोग बने वो मेरे पास नहीं। आप बहुत ताकतवर हो अमित भाई, बहुत ज्यादा। आपकी बॉडी, आपके डोले शोले मुझे दिख रहे हैं। हमारी लड़ाई हो जाए, गलती मेरी ना हो, आप मुझे पीट दो, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं पिट गया। अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता, समझ रहे हो? तो यूनिवर्स को यह संयोग बनाना पड़ेगा कि आप किसी बाउंसर की गाड़ी पे टक्कर मारो। मतलब मैं एक समझाने का तरीका मेरा अलग है थोड़ा। वो उतरे और वो बदला ले ले आपका बदला ले ले मेरा, क्योंकि कभी उस बाउंसर के साथ मेरा कोई संबंध रहा हो। तो हर चीज उस टाइम के अकॉर्डिंग होगी, संयोग बसात होगी, वो संयोग बनेगा। लेकिन संयोग बनेगा कर्म से। कई लोग समझते हैं कि समय के अनुरूप सब होगा, वो समय के अनुरूप भी तब होगा जब आपने उसके अकॉर्डिंगली कर्म किया होगा। आप देख रहे हो कि आम निकलेंगे, आम निकलेंगे, आम निकलेंगे, वो तब निकलेंगे जब आपने गुठली डाली है, सीड डाला है। अगर कर्म ही नहीं किया तो समय भी कुछ नहीं कर पाएगा। समय भी कर्म का गुलाम है, फल भी कर्म का गुलाम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि श्री कृष्ण अवतार कहते हैं जिनको, उनको भी मृत्यु हुई। एक भील ने उनके पांव में तीर मारा, उसको लगा कि हिरन है। उनके पैर की मणि थी जिसमें तीर लगा। वो आके पास में देखा, रहे भगवान कृष्ण, मुझे पता होता आप हैं तो। कहते पता होता का रोल ही नहीं था, कभी मैंने तेरे साथ ये काम किया था, उस कर्म का फल मुझे लेके ही जाना था। तो ये चैप्टर क्लोज। तो खुद भगवान कर्म के फल को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कर्म का फल भगवान के हाथ में नहीं है, समय के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ उस कर्म के हाथ में है। तो अगर आज हमको गलत फल मिल रहा है तो समझो कभी ना कभी हमसे शायद कुछ ऐसा हुआ है, मेंटल एक्शन हो सकता हो जिसको हम एक्शन में कंसीडर ही नहीं करते। तो उस कर्म को
हमको फल मिलना है। और अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में मेरे साथ ये ना हो, तो आज जो समय चल रहा है उसमें अपने मेंटल एक्शंस को बदलो, अपने थॉट प्रोसेस को बदलो, अपनी वाइब्रेशंस को बदलो, ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ शेयरिंग, थोड़ा सा अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ लेकर के जाओ और आप देखोगे जिंदगी, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी, हर चीज को अचीव कर सकते हो। इसीलिए कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में एनर्जी है वही इस पिंड में एनर्जी है। तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एनी थॉट यू वांट टू गिव देम जिससे उनकी लाइफ एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो सके। आई एम श्योर बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी हैं अब तक, तो मतलब मैं मेस्मराइज्ड हूँ। आई एम श्योर उन्होंने भी सेम महसूस किया होगा, लेकिन एनी अदर थॉट और एनी एड ऑन यू वांट टू गिव द लास्ट वर्ड्स? हाँ श्योर, मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैसिव चेंज लाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो रास्ता है वो गुजरेगा आपकी कॉन्शियस अवेकनिंग से। आप अगर थोड़ा सा यथार्थ में आ जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, इस पल में आ जाएं, तो मैं कहता हूं कि शायद हो सकता है आपको दुनिया में किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। ये वो चीज है जिसने कईयों को बुद्धू से बुद्ध बनाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़कर अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं। तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप अवेयर रह सकें, माइंडफुल रह सकें। ये न सिर्फ आपके स्ट्रेस को खत्म करेगा, आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, बल्कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को 10x कर देगा। अगर कई लोग कहते हैं कि सर मुझे तो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा, आप कह रहे हो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ। मैं कहता हूं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई चीज, कोई सामान खो गया हो? कहते हैं हुआ है। मैंने कहा आधा घंटा आप ढूंढते रहे, कहां चाबी कहां गई, चश्मा कहां गया, फोन कहां, ये कहां, नहीं मिल रहा। फिर आप अकेले अचानक से आकर के बैठ जाते हो, वहां रखा था। जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब आपको मौन में मिलेंगे। एग्री। क्योंकि वो वहां छुपे हैं जहां आपकी अंदर एनर्जी निवास कर रही है। आपके अंदर, जिसको हमने परमात्मा बोला, जिसको हमने आत्मा बोला, वो वहां सब चीजों के जवाब छुपे हैं। वो तब मिलेंगे जब आप बिल्कुल रिलैक्स और काम, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। मेरी आपसे बात हो रही है, बात ही हो बस। आप मुझे सुन रहे हो, सुन ही रहे हो। करेक्ट। मैं देख रहा हूं तो देख ही रहा हूं, मेरे पास विचार नहीं है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहोगे दिन में, कोशिश कीजिए कि दिन की जो भी एक्टिविटी हो उसको आप प्रेजेंट मोमेंट में आकर के कीजिए। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी मेरा जो हाथ है आप देख पा रहे हैं, इस हाथ के और अपनी आंखों के बीच में जो जगह है, उस जगह को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए सब लोग, मेरे हाथ और अपनी आंखों के बीच में जो जगह है, एक भी थॉट नहीं आया होगा। एक भी थॉट नहीं। आप प्रेजेंट में आ गए कि क्या है, क्या। और ये जब मौन अंदर घटित होता है, ये जब उतरता है, तो बड़े से बड़े सवाल का जवाब मिल जाता है। आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, किसी साधु महात्मा के पास, किसी प्रकांड पंडित के पास, किसी के पास नहीं है। उसका जवाब आपके अंदर छुपे हुए भगवान, उस परमात्मा के पास है। वो तब एक्सेस होगा जब आप थोड़ा सा शांत होंगे, मौन होंगे, प्रेजेंट में आएंगे। जो चाहो उसका जवाब मिलेगा। और अगर मिले तो यहाँ कमेंट करके जरूर बताना हमें ये जवाब मिला। सो गुड यार, मतलब ये मतलब मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है कि मैं सवाल खत्म करूं, बट आई एम श्योर हमें सवाल, आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली श्योर कि मेरा भी नहीं हो रहा है। और लेकिन हाँ, अगर हमको कोई नई जर्नी शुरू करनी हो तो एक कॉमा जरूर लगाना होता है। तो मुझे मतलब कई जगह कई लोगों से आप मिलते हो, आपको बड़ी खूबसूरत वाइब्रेशंस आती हैं। ऐसा यहाँ पहुंचने से पहले ही अनुभव हो रहा था, क्योंकि इन चीज़ों पर मैं पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ। तो कभी ना पता चल जाता है कि कौन इंसान किस तरह का है, कैसी वाइब्रेशंस का है। और ये पहुंचने से पहले जो अनुभूति हो रही थी वो अनुभव में भी आई। आपसे मिलने के बाद भी वही सेम वाइब्रेशंस महसूस की। वो अभी तक भी, मतलब मेरी जो स्माइल है वो दोनों कानों को टच करने की कोशिश कर रही है, तब से मैं खुश हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। हमने अपनी स्टेट को बदला 1-1.5 घंटे में। ये बहुत बड़ा साइन है कि कुछ और विचार नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही ग्रो करते रहो। इतने बढ़िया आप वीडियोस दे रहे हो, लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हो। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करते रहो।
लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते रहो, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ये अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा काम कर रहे हो. सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू, बिकॉज मुझे जिस चीज को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं, उसी चीज का मैं बहुत सारे पर्सपेक्टिव आज लेकर जा रहा हूं. और मतलब मैं आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ, सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं शायद एक ऑडियंस जैसा महसूस कर रहा हूं जो सिर्फ यहां से सिर्फ लेकर ही जा रहा है, और अपनी लाइफ में मैं बहुत सारी चीजें उसको इंप्लीमेंट करूंगा. और देखना, आपने जो बहुत सारी बातें बोली है ना, वो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में उसको और जानकर लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा. आई थिंक यही ब्लेसिंग है, और आई एम श्योर लोगों को भी ऐसे ही महसूस होगा. और अगर गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक चैनल जो आपको जरूर जाना है वो है अनुराग ऋषि का जो चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज जरूर कर लेना. बहुत सिंपल नाम से मिल जाएगा, अनुराग ऋषि. आप चैनल पे जरूर जाइए और उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना. और जो भी हमने आज पिछले 1-1.5 घंटे में हमने जो बात की है डिटेल में, उसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, इनके वर्कशॉप के बारे में, जो कैंप्स कंडक्ट करते हैं, जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी. तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन एक पॉडकास्ट के साथ. और अगर आपको इसका कोई भी बेस्ट पार्ट लगा हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेशल गेस्ट को हम अपने पॉडकास्ट पर बुलाएं, तो मुझे कमेंट करके उनका नाम भी बताना. जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.